आईपीएस पीजीटी एग्जाम की स्पेशल प्रेपरेशन सीरीज का पार्ट 5 है ये। इस सीरीज में हम जो प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस है केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा पीजीटी रिक्रूटमेंट एग्जाम का, उसके अकॉर्डिंगली एक रिवीजन करा रहे हैं। तो उसका ये लास्ट वीडियो है। स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। मैनेजमेंट की डेफिनेशन हेनरी फेयोल के द्वारा इस तरह दी गई है कि टू मैनेज इज टू फोरकास्ट, टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड, टू कोऑर्डिनेट एंड टू कंट्रोल। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें चीज़ों को किया जाता है एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के साथ, ताकि जो गोल्स डिजायर्ड हैं वो अचीव हो जाए। इसमें 3 टर्म्स आई: प्रोसेस, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस। प्रोसेस मीन्स मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। प्रोसेस का मतलब होता है सेट ऑफ फंक्शंस। इसमें ये फंक्शन किए जाते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। एफिशिएंसी का मतलब होता है डूइंग द टास्क राइटली, काम को ठीक तरीके से करना, मिनिमम कॉस्ट के साथ और विदाउट वेस्टेज या कम वेस्टेज, बिना वेस्टेज के। मतलब किसी काम को अच्छे तरीके से करना, कम कॉस्ट पे कर देना, कम वेस्टेज के साथ कर देना। इफेक्टिवनेस का मतलब होता है डूइंग द राइट थिंग्स, सही काम को करना, एंड अचीविंग द गोल विद इन टाइम लिमिट, और समय पे गोल को पूरा कर देना। ये इफेक्टिवनेस है। कैरेक्टरिस्टिक्स है मैनेजमेंट की: यह एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, यह एक परवेसिव प्रोसेस है, यह मल्टी डायमेंशनल है। इसके जो डायमेंशंस हैं वो है मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। यह ग्रुप एक्टिविटी है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, डायनामिक फंक्शन है, इंटेंजिबल फोर्स है। मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स में इसके ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव हैं: फर्म का सर्वाइवल, फर्म को प्रॉफिटेबिलिटी, फर्म का ग्रोथ। सोशल ऑब्जेक्टिव हैं: प्रोड्यूस करना क्वालिटी प्रोडक्ट्स रीजनेबल रेट पे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करना, कम्युनिटी प्रोग्रेस के लिए काम करना, एनवायरनमेंट फ्रेंडली मेथड अपनाना प्रोडक्शन के। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं: गुड सैलरी देना लोगों को, सोशल और सेफ्टी नीड को फुलफिल करना, इंप्लीमेंट करना ऐसी पॉलिसी जो पर्सनल ग्रोथ में मदद करें, रिकॉन्साइल करना पर्सनल ग्रोथ को ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स के साथ। मैनेजमेंट का नेचर है एज एन आर्ट, साइंस या प्रोफेशन के बारे में। सबसे पहले मैनेजमेंट एज एन आर्ट। आर्ट की सारी फीचर मैनेजमेंट में होती हैं, इसलिए इसको आर्ट कहा जा सकता है। मैनेजमेंट एज साइंस, साइंस की जो फीचर्स हैं वो केवल कुछ ही ऐसी फीचर हैं जो मैनेजमेंट में मिलती हैं, इसलिए मैनेजमेंट को कहा जाता है इनकम्प्लीट साइंस। ये कंप्लीट साइंस नहीं है, बल्कि एक इनकम्प्लीट या इनएग्जैक्ट साइंस है। मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन के बारे में जो मैनेजमेंट है वो प्रोफेशन के क्राइटेरिया को पूरी तरह से फुलफिल नहीं करता है। हालांकि इसमें कुछ ऐसी फीचर्स हैं जो प्रोफेशन की हैं और कुछ ऐसी फीचर्स हैं जो प्रोफेशन की होने वाली हैं इसमें आने वाले टाइम में। इसलिए प्रोफेशन, इसके मैनेजमेंट को प्रोफेशन के बारे में कहा जाता है कि मैनेजमेंट एक डेवलपिंग प्रोफेशन है। मैनेजमेंट के लेवल, टॉप लेवल में जो डेजिग्नेशन या उनके फंक्शंस हैं वो इस तरह हैं। टॉप लेवल में डेजिग्नेशन होती हैं मैनेजमेंट की: सीईओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एमडी, जीएम, वीपी। इनके फंक्शन होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के गोल सेट करना, पॉलिसी प्रिपेयर करना, स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट करना। इसके अलावा ऑर्गेनाइज करना, कंट्रोल करना और मॉनिटर करना एक्टिविटीज को और रिसोर्सेज को। इसके अलावा कंट्रोल करना वर्क परफॉर्मेंस को और बजट को अप्रूव करना। मिडिल लेवल की डेजिग्नेशंस में शामिल होते हैं डिपार्टमेंटल और सब डिपार्टमेंटल और डिविजनल हेड्स। इसके अलावा इनके फंक्शन होते हैं एग्जीक्यूट करना प्लान को, पॉलिसीज को, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा बनाई गई हैं। इसके अलावा ये प्रिपेयर करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप और एम्प्लॉयज को अपॉइंट करते हैं। ये इंस्ट्रक्ट करते हैं और मोटिवेट करते हैं एम्प्लॉयज को। ये इंटर डिपार्टमेंटल कॉपरेशन को इंश्योर करते हैं। लोअर लेवल या सुपरवाइजरी और ऑपरेशनल या फर्स्ट लाइन मैनेजर एक ही बात है। इनके डेजिग्नेशंस और फंक्शंस इसमें आते हैं सुपरवाइजर, फोरमैन और इंस्पेक्टर। इनके फंक्शंस होते हैं फॉरवर्ड करना सजेशंस और फीडबैक टॉप लेवल को, मेंटेन करना मोरल, सेफ्टी और डिसिप्लिन वर्कफोर्स के बीच में, ओवरसी करना यानी कि लुक आफ्टर करना, देखना वर्क ऑफ वर्कर्स को और क्वालिटी मेंटेन कराना, असिस्ट करना मैनेजमेंट को सिलेक्शन, ट्रेनिंग, प्लेसमेंट, प्रमोशन ऑफ वर्कर्स में।
मैनेजमेंट के फंक्शंस अलग अलग थिंकर्स ने अलग अलग बताए हैं। हेनरी फ्योल ने 5 फंक्शंस बताए मैनेजमेंट के। प्लानिंग, जिसमें फोरकास्टिंग इंक्लूड है, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग। लूथर गुलिक और लिंडाल उर्विक ने पोस्ट कोर्ब नाम से एक नोमेनक्लेचर दिया है, जिसमें पी का मतलब प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ओ का मतलब, एस का स्टाफिंग, डी का डायरेक्टिंग और को का कोऑर्डिनेशन, आर का रिपोर्टिंग, बी का बजटिंग। हेराल्ड कुंटज एवं सिरिल ओ डोनेल ने 5 फंक्शंस बताए मैनेजमेंट के, जिनको एनसीईआरटी में अपनाया गया है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है इंश्योर करना यूनिटी ऑफ एक्शन वेरियस एक्टिविटीज और डिपार्टमेंट के बीच में। इसको मैनेजमेंट का एसेंस कहा जाता है, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट के सभी फंक्शंस में होती है। इसके फीचर है कोऑर्डिनेशन के, ये इंटीग्रेट करता है ग्रुप एफर्ट को, इंश्योर करता है यूनिटी ऑफ एक्शन, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है हर मैनेजर की, ये एक डेलिब्रेट फंक्शन है, ये परवेसिव फंक्शन है। कोऑर्डिनेशन एसेंस है मैनेजमेंट का, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट के सभी फंक्शंस में होती है और इसकी रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट के सभी लेवल्स पे भी होती है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल जनरल गाइडलाइन है जो मैनेजर्स को गाइड करते हैं मैनेजरियल डिसीजन लेते समय। इसकी नेचर होती है प्रिंसिपल्स की यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, ये प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस से बनते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, मेनली बिहेवियरल होते हैं, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन होता है, जनरल गाइडलाइन है और कॉन्टिजेंट होते हैं। अब कॉन्टिजेंट एज पर द सिचुएशन। फिर है सिग्निफिकेंस या इंपोर्टेंस इनका। इनका सिग्निफिकेंस है यूजफुल इंसाइट देते हैं रियलिटी का, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज का संभव बनाते हैं, साइंटिफिक डिसीजन होता है, चेंजिंग एनवायरनमेंट को मीट करते हैं, मैनेजमेंट ट्रेनिंग और रिसर्च में हेल्पफुल है, फुलफिल करते हैं सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को। फेयोल के प्रिंसिपल्स, फेयोल के 14 प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट के हैं। डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, रेम्युनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज, centralization and decentralization, scalar chain, order, equity, stability of personal initiative, esprit de corps. नेक्स्ट है टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट। टेलर का साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब है एग्जैक्टली ये जानना कि आप क्या कराना चाहते हैं लोगों से और यह देखना कि वो उसको सबसे अच्छे और सबसे सस्ते तरीके से करें। टेलर के प्रिंसिपल हैं साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, साइंटिफिक मैनेजमेंट की टेक्निक है फंक्शनल फोरमैनशिप। इसमें फंक्शन के हिसाब से अलग अलग एक्सपर्ट होते हैं। इसमें टोटल 2 सेपरेट इंचार्ज रहते हैं, एक प्लानिंग के इंचार्ज, एक प्रोडक्शन के इंचार्ज। जो प्लानिंग के इंचार्ज हैं उनके अंडर 4 एक्सपर्ट काम करते हैं, जिनमें इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क और डिसिप्लिनेरियन। ऐसे ही प्रोडक्शन इंचार्ज के अंडर भी 4 लोग काम करते हैं, स्पेशलिस्ट, स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस, इंस्पेक्टर। कुल मिलाकर के 8 स्पेशलिस्ट काम करते हैं और इसलिए इसको फंक्शनल फोरमैनशिप कहा जाता है कि हर एक फंक्शन के लिए अलग फोरमैन होता है। फोरमैन का मतलब टेक्निकल, एक टेक्निकल एक्सपर्ट होता है। स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, यहाँ पे स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है स्टैंडर्ड सेट करना हर एक्टिविटी के लिए, और सिंप्लीफिकेशन का मतलब होता है जो अननेसेसरी वैरायटी है, साइजेस हैं और ग्रेड हैं उनको उनको छोड़ना ताकि सिंपल हो सके प्रोसेस। मेथड स्टडी, मेथड स्टडी में इनको वर्क स्टडी के नाम से जाना जाता है। 4 स्टडीज को, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी, फटीग स्टडी। और इसमें जो मेथड स्टडी है इसका मतलब होता है बेस्ट मेथड ढूंढना किसी काम करने का। मोशन स्टडी का मतलब होता है लोगों की जो मूवमेंट होती हैं उनको एनालाइज करना और जो अनप्रोडक्टिव मूवमेंट है उनको एलिमिनेट करना। टाइम स्टडी का मतलब होता है काम करने में जो समय लगता है उसकी स्टडी करना और इस तरीके से जो स्टैंडर्ड टाइम है उसकी पहचान करना। फटीग स्टडी का मतलब होता है इसकी स्टडी करना कि लोग का फटीग महसूस करते हैं काम करते समय, ताकि जो फ्रीक्वेंसी या अमाउंट होनी चाहिए इंटरवल्स की उसका पता लगाया जा सके। डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, ये ऐसा सिस्टम है पेमेंट का जिसमें वेज पेमेंट करते समय ये देखा जाता है कि किसी पर्सन ने कितने पीस बनाए हैं और उसके हिसाब से उसका जो पेमेंट का रेट होता है वो डिफर करता है। एफिशिएंट लोगों को सही रेट से मिलती है मजदूरी, इनएफिशिएंट को कम रेट से मिलती है मजदूरी। मेंटल रिवॉल्यूशन, मेंटल रिवॉल्यूशन को हिंदी में मानसिक क्रांति कहा जाता है। यह एक रिवॉल्यूशनरी चेंज होता है एटीट्यूड में, वर्कर्स के में और मैनेजमेंट के में।
एक दूसरे के प्रति, कंपटीशन की बजाय कॉपरेशन, मतलब वो एक दूसरे को कॉपरेट करें। बिजनेस एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट में शामिल होता है ऑल इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूट्स या अदर फोर्सेज जो किसी बिजनेस एंटरप्राइज को अफेक्ट करते हैं, यानी कि वो सारी चीजें जो किसी संस्था को प्रभावित करती हैं वो बिजनेस एनवायरनमेंट में उसके में शामिल की जाती हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट की नेचर है टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज, स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेज, इंटर रिलेटेडनेस, डायनामिक, अनसर्टेनिटी, कॉम्प्लेक्सिटी और रिलेटिविटी। इसका इंपॉर्टेंस है बिजनेस एनवायरनमेंट का: फर्स्ट मूवर एडवांटेज, अर्ली वार्निंग सिग्नल, tapping useful resources, coping with rapid change, planning and policy formulation, improving performance। दरअसल चूंकि ये रिवीजन क्लास है इसमें, इसलिए इसमें हम जो फैक्ट्स है उसको ही डिस्कस कर रहे हैं, और प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के लिए जो कंप्लीट हमारे वीडियोस हैं पीजीटी कॉमर्स कोर्स के, आप उनको देख सकते हैं। टाइप्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट के टाइप्स में इंटरनल बिजनेस एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल। इंटरनल में आ जाती हैं संस्था के अंदर की चीजें, उसकी फिजिकल एसेट, ह्यूमन, फाइनेंशियल, मार्केटिंग रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट, मैनेजमेंट। एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट में बाहरी चीजें आती हैं जो दो हिस्सों में बट जाता है, एक्सटर्नल माइक्रो और एक्सटर्नल मैक्रो। माइक्रो में वो चीजें आती हैं जो किसी एक संस्था को प्रभावित करती हैं, जैसे कि उस संस्था के सप्लायर, उसके कस्टमर, उसके मार्केटिंग इंटरमीडियरी, उसके कॉम्पिटिटर, उसके वर्कर्स, उसके लेबर यूनियन। एक्सटर्नल मैक्रो एनवायरनमेंट में वो चीजें आ जाती हैं जो संस्था से बाहर की होती हैं और संस्था को प्रभावित करती हैं, और वो सभी संस्थाओं को एक जैसा प्रभावित करती हैं। एक्सटर्नल माइक्रो में तो वो चीजें आती हैं जो संस्था से बाहर की होती हैं लेकिन वो एक ही संस्था को प्रभावित करती हैं। मैक्रो में वो आती हैं जो संस्था के बाहर की हैं और वो एक संस्था को नहीं बल्कि पूरी इंडस्ट्री को, पूरी इकोनॉमी को प्रभावित करती हैं। इसमें शामिल हो जाती हैं इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल और लीगल फैक्टर्स। इनको डायमेंशंस या फैक्टर्स अफेक्टिंग बिजनेस एनवायरनमेंट भी कहा जाता है: इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, लीगल। नेक्स्ट है चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट, स्पेशल रेफरेंस टू लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। यानी कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंजेज आ रहे हैं इनके संदर्भ में, तो उसमें इन तीनों का मीनिंग जानना जरूरी है। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है लिबरेट करना इंडस्ट्री को, यानी कि आजाद करना इंडस्ट्री को लाइसेंसिंग से और दूसरे नियमों से। प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है ट्रांसफर करना ओनरशिप और मैनेजमेंट को, किसी पब्लिक एंटरप्राइज की जो मैनेजमेंट या ओनरशिप है उसको प्राइवेट सेक्टर को ट्रांसफर करना। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है इंटीग्रेट करना डिफरेंट इकोनॉमीज को जो वर्ल्ड में काम कर रही हैं, उनके जो ऐसे बैरियर्स जो बाधा बनते हैं इंटरनेशनल बिजनेस में उनको रिमूव करना, जैसे फ्री फ्लो ऑफ गुड्स कराना, सर्विसेज, कैपिटल, लेबर, इन सब का फ्री फ्लो संभव बनाना। इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस, सरकार के पॉलिसी चेंजेस का प्रभाव बिजनेस पे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के रूप में, मतलब इनका क्या प्रभाव पड़ा जब ये पॉलिसी चेंजेस आए हमारे यहाँ पे। कंपटीशन बढ़ा, मोर डिमांडिंग कस्टमर बने, रैपिडली टेक्नोलॉजिकल चेंज हुए, नेसेसिटी फॉर चेंज की जरूरत लगी, महसूस आवश्यकता हुई, नीड टू डेवलप ह्यूमन रिसोर्स, मार्केट ओरिएंटेशन हुआ, और लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू पब्लिक सेक्टर, यानी कि इसमें कमी आई बजटरी सपोर्ट टू पब्लिक सेक्टर में। प्लानिंग, प्लानिंग का मतलब होता है एडवांस में डिसाइड करना कि आपको क्या करना है और कैसे करना है, इसमें ऑब्जेक्टिव सेट करना और एक अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन डेवलप करना शामिल है। प्लानिंग का इंपोर्टेंस है ये डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, अनसर्टेनिटी की रिस्क को कम करता है, रिड्यूस करता है ओवरलैपिंग और वेस्टफुल एक्टिविटीज को, प्रमोट करता है इनोवेशन, फैसिलिटेट करता है डिसीजन मेकिंग और प्रोवाइड करता है स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। नेक्स्ट है लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग के लिमिटेशन है रिजिडिटी होना, रिड्यूस करना क्रिएटिविटी को, ह्यूज कॉस्ट का आना, टाइम कंज्यूमिंग होना और सक्सेस की कोई गारंटी ना होना। इसके अलावा डायनेमिक एनवायरनमेंट में ये काम नहीं कर पाता है। प्लानिंग की जो प्रोसेस है वो इस तरीके से है, इसके स्टेप्स हैं: सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सेट करना, फिर प्रीमिसेस डेवलप करना, फिर अल्टरनेटिव्स को आइडेंटिफाई करना, फिर अल्टरनेटिव्स को इवेल्युएट करना, फिर उनमें से जो बेस्ट है उसको सेलेक्ट करना, फिर इंप्लीमेंट करना प्लान को और फॉलो अप एक्शन लेना। टाइप्स ऑफ प्लान, सिंगल यूज और स्टैंडिंग यूज। सिंगल यूज को स्पेशल या एडहॉक प्लान कहा जाता है, ये एक ही बार यूज में होती हैं, जैसे बजट प्रोग्राम, हर बार के लिए अलग प्लान बनती है। स्टैंडिंग और रिपीटेडली यूज्ड प्लान, ये ऐसी प्लान होती हैं जो एक बार बन जाती हैं तो काफी लंबे समय तक बार बार यूज में आती हैं,
जैसे ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटेजी, पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड्स, रूल्स। ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव वो गोल्स होते हैं या एंड्स होते हैं मैनेजमेंट के जिनको संस्था अचीव करना चाहती है। फॉर एग्जाम्पल, एक संस्था का ऑब्जेक्टिव हो सकता है सेल को इंक्रीज करना 10% से या प्रॉफिट को 20% से बढ़ाना। स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है जो गोल्स ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए बनाई जाती है। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव से इसमें डिटरमाइन होते हैं और ये हमेशा बिजनेस एनवायरनमेंट को ध्यान रखते हुए, खास तौर पे जो कॉम्पिटिटर होते हैं उनको ध्यान में रखते हुए स्ट्रेटेजी बनाई जाती है। मेजर स्ट्रेटेजिक डिसीजन जो होते हैं उनमें शामिल होते हैं, जैसे ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यू रखेगी अपने सेम लाइन ऑफ बिजनेस को या उसमें कुछ चेंज करेगी या कंबाइन करेगी न्यू लाइंस को, तो ऐसे जो डिसीजन होते हैं वो स्ट्रेटेजिकल डिसीजन कहलाते हैं। पॉलिसीज, पॉलिसी जनरल गाइडलाइन होती हैं, जनरल स्टेटमेंट होते हैं जो मैनेजर्स को गाइड करती हैं डिसीजन मेकिंग में। जैसे एक कंपनी की पॉलिसी हो सकती है रिक्रूटमेंट पॉलिसी की, प्राइसिंग पॉलिसी जो उसको ये बताएगी किस तरीके से उसको रिक्रूटमेंट या प्राइसिंग करना है। प्रोसीजर, प्रोसीजर होता है क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ रूटीन स्टेप्स, ऐसे स्टेप्स जो रूटीन में आते हो और उनका समयबद्ध तरीके से बताना, ये प्रोसीजर कहलाता है। जैसे एक कंपनी प्रोसीजर अपना सकती है रिक्वेजिशन करने के लिए सप्लाईज का प्रोडक्शन से पहले। मेथड, मेथड वो स्टैंडर्डाइज्ड वे या मैनर होते हैं किसी काम को करने के, जैसे कि हायर लेवल मैनेजमेंट ओरिएंटेशन प्रोग्राम, लेक्चर्स, सेमिनार ये ऑर्गेनाइज किए जा सकते हैं। जबकि सुपरवाइजर लेवल की ट्रेनिंग वगैरह देने के लिए जॉब ट्रेनिंग मेथड और वर्क ओरिएंटेड मेथड अपनाए जाते हैं। तो हर एक के लिए मेथड उसके सूट के हिसाब से होता है। रूल्स, रूल स्पेसिफिक स्टेटमेंट होते हैं जो इन्फॉर्म करते हैं क्या करना है, ये रिजिडली ये एनफोर्स किए जाते हैं, मतलब इनका पालन जरूरी होता है। बजट एक स्टेटमेंट होता है एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स का जिसको न्यूमेरिकल टर्म्स में एक्सप्रेस किया जाता है, ये क्वांटिफाई करता है फ्यूचर फैक्ट्स को और फिगर्स को। प्रोग्राम, ये एक डिटेल स्टेटमेंट होता है किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में जिसके अपने गोल, पॉलिसी, प्रोसीजर, रूल्स, टास्क और रिसोर्सेज रिक्वायर्ड तय होते हैं। ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग एक प्रोसेस है या एक स्ट्रक्चर है, ये दोनों ही है। और एज ए प्रोसेस जब कहा जाता है तो ऑर्गेनाइजिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें डिवीजन ऑफ वर्क करते हैं, असाइन करते हैं ड्यूटीज लोगों को, एस्टेब्लिश करते हैं रिपोर्टिंग रिलेशनशिप लोगों के बीच में। जब एज ए स्ट्रक्चर बात करते हैं तो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक फ्रेमवर्क होता है जो रिलेशन बताता है लोगों में, काम में और संस्था के रिसोर्सेज के बीच में। इंपोर्टेंस, इसका महत्व है स्पेशलाइजेशन, clarity in relationship, optimum utilization of resources, easy adaptation to change, better administration and expansion of business। ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस के स्टेप्स हैं आइडेंटिफाई करना और डिवीजन करना वर्क को, डिपार्टमेंटलाइजेशन करना, ड्यूटी असाइन करना और एस्टेब्लिश करना रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स। स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दो तरीके का हो सकता है, फंक्शनल, डिविजनल। फंक्शनल होता है जब फंक्शंस के आधार पे ऑर्गेनाइजेशन को बांटा जाता है, जैसे मार्केटिंग, प्रोडक्शन, फाइनेंस। इसके एडवांटेजेस होते हैं स्पेशलाइजेशन मिलता है, बेटर कंट्रोल होता है, ग्रेटर एफिशिएंसी बनी रहती है और कोई डुप्लीकेशन नहीं होता है वर्क का और ट्रेनिंग में आसानी रहती है। हालांकि इसके अपने कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, लो अटेंशन हो सकती है ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स पे, कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम आ सकती है डाइवर्सिफिकेशन में और एक्सपेंसिव होता है ये स्मॉल यूनिट्स के केस में। अब है सूटेबिलिटी, इसकी सूटेबिलिटी कहाँ है, तो इसकी सूटेबिलिटी होती है वहां पे जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का साइज लार्ज हो और संस्था डाइवर्सिफाइड यानी कि डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज और ऑपरेशन अपनाती हो जिनमें हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन की जरूरत हो। नेक्स्ट है डिविजनल स्ट्रक्चर। डिविजनल स्ट्रक्चर ग्रुप ऑफ एक्टिविटी है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट सच एज गारमेंट डिवीजन, कॉस्मेटिक डिवीजन, फुटवियर डिवीजन। यानी कि जब किसी ऑर्गेनाइजेशन को प्रोडक्ट के आधार पर बांटा जाए तो डिविजनल स्ट्रक्चर कहलाता है। इसके अपने एडवांटेजेस हैं, जैसे इंटीग्रेशन, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, बेटर कोऑर्डिनेशन, मोर इनिशिएटिव। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट, कॉस्टली प्रोसेस, इग्नोर करना ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को, इंक्रीज इन रिक्वायरमेंट ऑफ जनरल मैनेजर्स। इसकी सूटेबिलिटी रहती है, डिविजनल स्ट्रक्चर सूटेबल रहता है ऐसे बिजनेस एंटरप्राइजेस के लिए जहां पे लार्ज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट है और मैन्युफैक्चर किए जाते हैं डिफरेंट प्रोडक्टिव रिसोर्सेज को यूज करके। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट को स्पैन ऑफ कंट्रोल भी कहा जाता है। यह बताता है कि कितने सबऑर्डिनेट की संख्या को एक सुपीरियर आसानी से मैनेज कर सकता है।
फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, यह डिजाइन की जाती है मैनेजमेंट के द्वारा ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए। इसके एडवांटेजेस हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो सकती है, क्लैरिटी ऑफ रोल रहता है, यूनिटी ऑफ कमांड मेंटेन होता है, इफेक्टिव अकम्पलिशमेंट ऑफ गोल संभव होता है। डिसएडवांटेजेस भी हैं इसके, प्रोसीजरल डिले हो जाते हैं, इनएडिकेट रिकॉग्निशन होता है क्रिएटिविटी का, लिमिटेड स्कोप है, डिससेटिस्फैक्शन रहता है एम्प्लॉयज के बीच में, पुअर परफॉर्मेंस होती है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अपने आप ही अराइज हो जाता है लोगों के बीच में इंटरेक्शन होने से। इसके एडवांटेजेस हैं, स्पीड बनी रहती है, फुलफिलमेंट ऑफ सोशल नीड होता है, ये इनएडिकेस जो जो फॉर्मल स्ट्रक्चर की इनएडिकेसीज रहती हैं उनको फिल करता है, गैप को फिल करता है। डिसएडवांटेज है, डिसरप्टिव फोर्स की तरह भी काम कर सकता है, ये चेंज को रजिस्ट करने का भी काम करता है, और प्रायोरिटी होती है ग्रुप इंटरेस्ट को, ना कि संस्था के इंटरेस्ट को। डेलीगेशन कॉन्सेप्ट, डेलीगेशन का मतलब है ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी सुपीरियर से सबऑर्डिनेट की तरफ। इसके एलिमेंट्स हैं अथॉरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। अथॉरिटी का मतलब होता है वह राइट जिसकी वजह से ऑफिसर ऑर्डर दे सकता है और अपने ऑर्डर्स का पालन करा सकता है, अथॉरिटी को डेलीगेट किया जा सकता है। रेस्पॉन्सिबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्लिगेशन होता है किसी काम को करने का जो सुपीरियर के द्वारा असाइन किया गया है। रेस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी से अराइज हो जाती है, अगर आपको अथॉरिटी मिली है तो अपने आप आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी वहां पे क्रिएट होती है। अकाउंटेबिलिटी, आंसरेबिलिटी होती है रिजल्ट के लिए, यानी कि जो परिणाम है उसके प्रति जवाबदेही बनती है, उसको अकाउंटेबिलिटी कहते हैं। इसको डेलीगेट नहीं किया जा सकता है। समरीली, अथॉरिटी कैन बी डेलीगेटेड, रेस्पॉन्सिबिलिटीज एज्यूम्ड एंड अकाउंटेबिलिटीज इम्पोज्ड। इंपोर्टेंस ऑफ डेलीगेशन, डेलीगेशन का महत्व, डेलीगेशन का महत्व है ये हेल्प करता है इफेक्टिव मैनेजमेंट में, एम्प्लॉय डेवलपमेंट को संभव बनाता है, मोटिवेट करता है और ग्रोथ करता है ऑर्गेनाइजेशन का और कोऑर्डिनेशन का। डिसेंट्रलाइजेशन कॉन्सेप्ट, डिसेंट्रलाइजेशन, डेलीगेशन अथॉरिटी जब पूरी संस्था में होता है, यानी कि जब किसी अधिकारी की तरफ से अपने ज्यादातर सबऑर्डिनेट्स को अधिकार दिए जाते हैं एक रूल के तहत, एक पॉलिसी के तहत, तो फिर वो डिसेंट्रलाइजेशन कहलाता है। इसका इंपोर्टेंस है, हेल्प करता है डेवलपमेंट ऑफ मैनेजरियल टैलेंट में, क्विक डिसीजन मेकिंग होता है, रिड्यूस करता है टॉप मैनेजमेंट के बर्डन को और ग्रोथ संभव बनाता है और बेटर कंट्रोल मेंटेन कराता है। स्टाफिंग, स्टाफिंग का कॉन्सेप्ट, स्टाफिंग एक मैनेजरियल फंक्शन है जिसमें फिल किया जाता है और फिल कराया रखा जाता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में पोजीशंस को, यानी कि स्टाफिंग वो कार्य है जिसकी वजह से पोजीशंस को फिल किया जाता है और जो पोजीशन फिल है उनको मेंटेन किया जाता है। इसका नीड या इसकी इंपोर्टेंस, फिलिंग पोजीशंस इन द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन में पोजीशंस पे लोगों को अपॉइंट करना, राइट पीपल राइट जॉब के लिए अपॉइंट करना, रैपिड एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी संभव बनाना, ऑर्गेनाइजेशन के साइज को इंक्रीज कराना, एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन मेंटेन कराना और एफिशिएंट यूज संभव बनाना ह्यूमन रिसोर्सेज का। स्टाफिंग की प्रोसेस में बहुत सारे स्टेप्स हैं, जैसे कि एस्टिमेट करना मेन पावर रिक्वायरमेंट को, मेन पावर रिक्वायरमेंट का एस्टिमेशन दो हिस्सों में होता है, वर्कलोड एनालिसिस, वर्कफोर्स एनालिसिस। वर्कलोड एनालिसिस में ये जाना जाता है, ये जानने की कोशिश की जाती है कि कितने एम्प्लॉयज की संख्या और कितने टाइप के एम्प्लॉयज की जरूरत होगी अलग अलग टास्क के लिए। वर्कफोर्स एनालिसिस में जो वर्तमान में वर्कफोर्स है उसको एनालाइज किया जाता है। रिक्रूटमेंट, उसके बाद अगला जो स्टेप है रिक्रूटमेंट, स्टाफिंग में फिर सिलेक्शन, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, ट्रेनिंग डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल, प्रमोशन एंड कैरियर प्लानिंग और कंपनसेशन। एलिमेंट्स ऑफ स्टाफिंग, स्टाफिंग के जो तत्व हैं एलिमेंट हैं वो है रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग। सबसे पहले रिक्रूटमेंट, जो रिक्रूटमेंट है ये ऐसी प्रोसेस है जिसमें फाइंड किया जाता है सूटेबल कैंडिडेट को और उनको स्टिमुलेट किया जाता है संस्था में जॉब्स के लिए अप्लाई करने के लिए, ये एक पॉजिटिव प्रोसेस है। इसका इसका जो प्रोसेस है रिक्रूटमेंट का वो है आइडेंटिफाई करना सोर्सेज को, असेसमेंट करना सोर्सेज को, सूटेबल सोर्सेज को चूज करना और एप्लीकेशन इनवाइट करना। सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट के सोर्सेज इंटरनल हो सकते हैं, एक्सटर्नल हो सकते हैं। इंटरनल सोर्सेज में आते हैं ट्रांसफर और प्रमोशन और इनके अपने मेरिट होते हैं, जैसे एम्प्लॉय मोटिवेट रहते हैं, प्रोसेस सिंपल है, हायर जॉब के लिए एम्प्लॉयज को प्रिपेयर किया जाता है और वर्कफोर्स जो होता है वो सरप्लस डिपार्टमेंट से शिफ्ट किया जा सकता है दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर के माध्यम से और इकोनॉमिकल साधन है, सस्ता है।
हालांकि इसके कुछ लिमिटेशन है, फ्रेश टैलेंट नहीं मिल पाता है, एम्प्लॉय लेथर्जिक बन जाते हैं, इंटरनल सोर्सेज सफिशिएंट भी नहीं होते हैं और फ्रीक्वेंट ट्रांसफर होते रहते हैं एम्प्लॉयज को। एक्सटर्नल सोर्सेज में आते हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, कैजुअल कॉलर्स, एडवर्टीजमेंट, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, प्लेसमेंट एजेंसी, मैनेजमेंट कंसल्टेंट, कैंपस रिक्रूटमेंट, रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज, लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स, एडवर्टाइजिंग टीवी पे, वेब पब्लिशिंग एटसेट्रा। इसके मेरिट्स, एक्सटर्नल सोर्स के मेरिट हैं, क्वालिफाइड पर्सनल मिल जाते हैं, चॉइस वाइडर होती है, फ्रेश टैलेंट संभव होता है मिलना और कॉम्पिटिटिव स्पिरिट बनी रहती है। इसके भी लिमिटेशन है एक्सटर्नल सोर्सेज के भी, इससे डिससेटिस्फैक्शन होता है, जो एग्जिस्टिंग स्टाफ है वर्तमान स्टाफ उसमें लेंदी प्रोसेस रहती है और प्रोसेस कॉस्टली भी होती है। सिलेक्शन, सिलेक्शन प्रोसेस है आइडेंटिफाई करने का और चूज करने का बेस्ट पर्सन को उन लोगों में से जिन्होंने जॉब के लिए अप्लाई किया है, यह एक नेगेटिव प्रोसेस है। इस पर्पज के लिए कैंडिडेट्स से रिक्वायर होता है कि वो बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट टेस्ट और इंटरव्यूज फेस करें। प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, सिलेक्शन की प्रोसेस में स्टेप्स होते हैं। प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, इसमें शुरुआती स्क्रीनिंग होती है, जो मिसफिट कैंडिडेट होते हैं और अनक्वालिफाइड होते हैं उनको शुरू में ही एलिमिनेट कर दिया जाता है, चयन से बाहर कर दिया जाता है। फिर सिलेक्शन टेस्ट लिए जाते हैं, जैसे इंटेलिजेंस टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, ट्रेड टेस्ट एटसेट्रा। एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू होता है, रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक्स होते हैं, सिलेक्शन का डिसीजन होता है, मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, जॉब ऑफर दिया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है। इसके अलावा सम कॉमन सिलेक्शन टेस्ट, जो सिलेक्शन टेस्ट बहुत सारे यूज होते हैं उनमें से कॉमन टेस्ट है इंटेलिजेंस टेस्ट, जो लोगों के आईक्यू के लेवल को चेक करने के लिए किया जाता है। एप्टीट्यूड टेस्ट, ये जानने के लिए किया जाता है कि कैंडिडेट में कितना पोटेंशियल है न्यू स्किल्स को या मेथड्स को सीखने के लिए। पर्सनैलिटी टेस्ट, इसमें एम्प्लॉय के बिहेवियर, इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड और इंटरेस्ट को चेक किया जाता है। ट्रेड टेस्ट, इसमें एक व्यक्ति की एग्जिस्टिंग स्किल्स, नॉलेज या प्रोफिशिएंसी को चेक किया जाता है जो किसी खास काम करने में उसके पास है। इंटरेस्ट टेस्ट, इसमें किसी व्यक्ति के जॉब के प्रति इंटरेस्ट को चेक किया जाता है। ट्रेनिंग, डेवलपमेंट एंड एजुकेशन, इसमें ट्रेनिंग जो है ये ऐसी प्रोसेस है जिसमें एक एम्प्लॉय की स्किल और एबिलिटीज को पीजीटी कॉमर्स की बुक अवेलेबल है, पीजीटी कॉमर्स प्रेपरेशन गाइड के नाम से। यह बुक काफी महत्वपूर्ण है उन एग्जाम्स के लिए जिनमें कॉमर्स के एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, खास तौर पे केवीएस, एनवीएस, डी ट्रिपल एस बी, हरियाणा और बाकी स्टेट्स के लिए भी ये काफी महत्वपूर्ण है। इसमें जो मटेरियल है अपडेटेड है और रिलायबल है, सिंपल लैंग्वेज है और स्टैंडर्डाइज्ड है पूरा मटेरियल, लेटेस्ट जो ट्रेंड है एग्जाम्स का उसके मुताबिक। एमसीक्यू बैंक भी दिया गया है प्रैक्टिस के लिए, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चंस लिए गए हैं। हमारा जो 600 के अराउंड पेजेस का स्टडी मटेरियल हमने प्रोवाइड कराया हुआ था ग्रुप में पीडीएफ के माध्यम से, पीजीटी कॉमर्स कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल के नाम से, वो पूरा स्टडी मटेरियल भी इसमें शामिल है। साथ ही साथ क्वेश्चन बैंक अलग से दिया गया है प्रैक्टिस के लिए। यह बुक अवेलेबल है आपको अमेजोन पे भी। बढ़ाया जाता है किसी स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए। एजुकेशन ऐसी प्रोसेस है जिसमें नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज कराया जाता है। डेवलपमेंट ऐसा प्रोसेस है जिसमें लर्निंग अपॉर्चुनिटीज दी जाती हैं एम्प्लॉय को उसके करियर ग्रोथ के लिए। इंपॉर्टेंस या बेनिफिट, ट्रेनिंग या डेवलपमेंट का क्या महत्व है, क्या उसके बेनिफिट हैं। ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट, ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट होता है कि जब ट्रेंड एम्प्लॉय रहते हैं तो वेस्टेज नहीं होती है एफर्ट की और मनी की, हायर प्रॉफिट संभव होते हैं, एम्प्लॉयज का मोराल बढ़ता है, एब्सेंटिज्म में और एम्प्लॉय टर्नओवर में कमी आती है, इफेक्टिव रिस्पॉन्स होता है चेंजिंग एनवायरनमेंट के प्रति। एम्प्लॉय को जो बेनिफिट मिलते हैं इससे, स्किल और नॉलेज बढ़ती है, परफॉर्मेंस बढ़ती है, अर्निंग करते हैं, मोर मनी की कर पाते हैं। ट्रेनिंग एम्प्लॉय को ज़्यादा एफिशिएंट बनाती है, ट्रेनिंग एम्प्लॉय को सेटिस्फैक्शन देती है और उसका मोराल बढ़ाती है। मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के जो मेथड्स हैं ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब हो सकते हैं। ऑन द जॉब में जो मेजर मेथड है इंडक्शन, अप्रेंटिसशिप, इंटर्नशिप, ट्रेनिंग। ऑफ द जॉब में वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। इंडक्शन ट्रेनिंग, इंडक्शन या ओरिएंटेशन ट्रेनिंग ऐसी ट्रेनिंग होती है जो एम्प्लॉय को एकदम शुरुआत में दी जाती है। इसमें उसको उसकी पोजीशन के बारे में और संस्था में उसका क्या रोल है इसके बारे में बताया जाता है। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग ऐसी ट्रेनिंग होती है जो स्किल्ड जॉब के लिए दी जाती है, जैसे प्लम्बर, फिटर, इलेक्ट्रीशियन। इस मेथड में जो एम्प्लॉय होते हैं वो किसी मास्टर वर्कर के अंडर शुरू में रखे जाते हैं। इंटर्नशिप ट्रेनिंग, इंटर्नशिप ट्रेनिंग ऐसी ट्रेनिंग होती है जो ज्वाइंटली एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ज्वाइंट रूप से दी जाती है।
एक स्टूडेंट अपनी क्लासेज तो करता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, और क्लासेज के बाद वो काम करता है, प्रैक्टिस करता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, ये ट्रेनिंग का ऐसा सिस्टम होता है जिसमें एक्चुअल वर्क एनवायरनमेंट की तरह एक क्लासरूम बनाया जाता है जो कि एक्चुअल वर्क की जगह से अलग होता है। ट्रेनीज को इसमें सेम मटेरियल दिया जाता है जिस पे वो काम करने वाले हैं, और इस पे लोगों को सिखाया जाता है। जब वो सीख जाते हैं तब उसको एक्चुअल फैक्ट्री में ले जाया जाता है। डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग का मतलब है इंस्ट्रक्ट करना, गाइड करना, कम्युनिकेट करना और इंस्पायर करना लोगों को संस्था में बेटर परफॉर्म करने के लिए। इसका इंपॉर्टेंस है डायरेक्टिंग का, इनिशिएट करता है एक्शन को, इंटीग्रेट करता है एम्प्लॉय एफर्ट को, ये मोटिवेशन का एक माध्यम बनता है, फैसिलिटेट करता है चेंजेज को इम्प्लीमेंट करने में, और क्रिएट करता है ऑर्गेनाइजेशन में बैलेंस। एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग के एलिमेंट्स हैं सुपरवाइजन, सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन। सुपरविजन, सुपरविजन का मतलब होता है लोगों जो वर्कर होते हैं उनकी प्रोग्रेस को मॉनिटर करना और उनको गाइड करना प्रॉपरली। सुपरवाइजर का जो फंक्शन होता है वो होता है कंट्रोल फैसिलिटेट करना, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज को संभव बनाना, डिसिप्लिन मेंटेन कराना, फीडबैक लेना, इंप्रूव करना कम्युनिकेशन और इंप्रूव करना मोटिवेशन को। अब आता है मोटिवेशन। मोटिवेशन एक प्रोसेस है जिसमें लोगों को स्टिमुलेट किया जाता है कि वो डिजायर्ड गोल्स को एकम्प्लिश करें, पूरा करें, प्राप्त करें। ये डिपेंड करता है लोगों की नीड सेटिस्फैक्शन पे। मास्लो की थ्योरी है, मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड, मोटिवेशन की थ्योरी है ये मास्लो के द्वारा। इसमें उन्होंने जो हायरार्की बताई है, यानी कि पद अनुक्रम बताया, एक क्रम बताया नीड का, कि पहले ये वाली नीड पूरी होगी फिर ये वाली नीड पूरी होगी। इसमें जो सबसे पहली नीड है फिजियोलॉजिकल नीड, इसको बेसिक नीड भी कहते हैं। इसके बाद सेफ्टी नीड, इसके बाद एफिलेशन या सोशल नीड, इसके बाद एस्टीम नीड, और इसके बाद सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। ये एक क्रम है, इसमें ये पहली नीड है, ये दूसरी नीड है, ये तीसरी नीड है, ये चौथी नीड है, और ये पांचवी और अंतिम नीड है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। मैंने क्रम इसलिए बोला है क्योंकि कई दफे इसी टाइप से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि थर्ड नीड कौन सी है, फोर्थ नीड कौन सी है, तो आपको इसी क्रम में ये याद भी रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट है फाइनेंशियल या मोनेटरी इंसेंटिव। कुछ फाइनेंशियल या मोनेटरी इंसेंटिव भी दिए जाते हैं मोटिवेट करने के लिए, जिसमें पे और अलाउंसेज, प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव, बोनस, प्रॉफिट शेयरिंग, को पार्टनरशिप, रिटायरमेंट बेनिफिट, परक्यूजिट्स। नॉन फाइनेंशियल या नॉन मोनेटरी इंसेंटिव इसमें आ जाते हैं स्टेटस, ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी, जॉब एनरिचमेंट, एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम, जॉब सिक्योरिटी, एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। नेक्स्ट है लीडरशिप। लीडरशिप का मतलब होता है इन्फ्लुएंस करना लोगों को इस तरीके से कि जो लीडर चाहता है उसको लोग करें। लीडरशिप की स्टाइल हो सकती है अथॉरिटेटिव, डेमोक्रेटिक, लेस फेयर। तो इसमें सबसे पहले अथॉरिटेटिव लीडरशिप स्टाइल, ये वो स्टाइल होती है जिसमें लीडर सारा शो स्वयं ही चलाता है, वो ऑर्डर देता है और लोगों को मैनेजमेंट में कोई से नहीं होता है, उनको ऑर्डर फॉलो करने होते हैं। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं अथॉरिटी सेंट्रलाइज्ड रहती है, सिंगल मैन डिसीजन रहता है, और रॉन्ग बिलीफ होता है जो नेता होता है उसका अपने एम्प्लॉयज के बारे में, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होता है। एडवांटेजेस हैं अथॉरिटेटिव लीडरशिप स्टाइल के, क्विक और क्लियर डिसीजन होते हैं, सेटिस्फैक्ट्री वर्क होता है, नेसेसरी होता है लेस एजुकेटेड एम्प्लॉयज के लिए। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं मोटिवेशन की कमी होना, एजिटेशन एम्प्लॉयज के द्वारा, और पॉसिबिलिटी ऑफ पार्शलिटी। डेमोक्रेटिक क्रेटिक लीडरशिप स्टाइल, डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल वह स्टाइल है लीडरशिप की जिसमें लीडर कंसल्ट करता है अपने सबॉर्डिनेट के साथ कोई भी फाइनल डिसीजन लेने से पहले। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कोऑपरेटिव रिलेशन रहते हैं, एम्प्लॉयज में बिलीफ रहता है, ओपन कम्युनिकेशन होता है। इसके एडवांटेजेस हैं हाई मोरल रहता है लोगों का, मोर एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी मिलती है, सफिशिएंट टाइम मिलता है कंस्ट्रक्टिव वर्क के लिए लीडर को। इसके भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, रिक्वायरमेंट होती है एडुकेटेड सबॉर्डिनेट्स की, डिले हो सकते हैं डिसीजन, और लैक ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है मैनेजर्स में। नेक्स्ट लेसेस फेयर, इसको फ्री रेन लीडरशिप स्टाइल भी कहते हैं। ये लीडरशिप की वो स्टाइल है जिसमें लीडर कंप्लीट फ्रीडम देता है एम्प्लॉयज को अपने डिसीजन लेने के लिए। इसकी कैरेक्टरिस्टिक है फुल फेथ होता है सबॉर्डिनेट में, इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग सिस्टम रहता है, डिसेंट्रलाइजेशन होता है अथॉरिटी का पूरी तरीके से, सेल्फ डायरेक्टेड सुपरवाइजरी और कंट्रोल की व्यवस्था होती है। एडवांटेजेस लेसेस फेयर लीडर के, डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस इन सबॉर्डिनेट्स, हाई लेवल ऑफ मोटिवेशन, हेल्पफुल इन डेवलपमेंट एंड एक्सटेंशन ऑफ एंटरप्राइज।
इसके भी डिसएडवांटेजेस हैं, डिफिकल्टी कॉपरेशन में, लैक ऑफ इम्पोर्टेंस इन मैनेजरियल पोस्ट, और सूटेबल होता है केवल हाईली एजुकेटेड एम्प्लॉयज के लिए। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है एक्सचेंज ऑफ आइडियाज की, लोगों के बीच में जो आइडियाज का एक्सचेंज होता है। कम्युनिकेशन प्रोसेस में जो एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं सोर्स, इनकोडिंग, चैनल, रिसीवर, डिकोडिंग एंड फाइनली फीडबैक। फॉर्मल कम्युनिकेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन में ऑफिशियल कम्युनिकेशन आता है। ये ऑर्डर, मेमो, अपील, नोट्स, सर्कुलर, एजेंडा, मिनट्स के फॉर्म में होता है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है जो लोगों के बीच में ऑफिशियल कम्युनिकेशन के अलावा अन्य कारणों से होता है एम्प्लॉइज के बीच में। यूजुअली ये होता है र्यूमर्स के फॉर्म में या विस्पर्स के फॉर्म में। ये अनऑफिशियल होता है, स्पॉन्टेनियस होता है, अनरिकॉर्डेड होता है, स्प्रेड होता है बहुत तेजी से और यूजुअली डिस्टॉर्टेड फॉर्म में मिलता है। बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, प्रभावी कम्युनिकेशन के मार्ग में बाधाएं। सबसे पहले सेमेंटिक बैरियर। सेमेंटिक बैरियर में आते हैं, सेमेंटिक को कहते हैं हिंदी में भाषा संबंधी बैरियर। इसमें आ जाते हैं बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज, सिंबल विद डिफरेंट मीनिंग, फॉल्टी ट्रांसलेशन हो जाना, अनक्लैरिफाइड एजम्पशंस का होना, एक्सेस यूज होना टेक्निकल वर्ड्स का जिसको टेक्निकल जार्गन बोला जाता है, बॉडी लैंग्वेज और जेस्चर डिकोडिंग सही से ना होना। ये सब सेमेंटिक बैरियर्स की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर साइकोलॉजी से रिलेट होते हैं। प्रीमेच्योर एवोल्यूशन करने की आदत होना किसी की, लैक ऑफ अटेंशन होना, पुअर रिटेंशन होना और डिस्ट्रस्ट होना। नेक्स्ट है पर्सनल बैरियर। पर्सनल बैरियर पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। फियर ऑफ चैलेंज टू अथॉरिटी, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट, लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव्स। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स में ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी, रूल्स एंड रेगुलेशन, स्टेटस, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और अनअवेलेबिलिटी ऑफ फैसिलिटीज आते हैं। अब है हाउ टू ओवरकम बैरियर्स। इन बैरियर्स को दूर कैसे किया जाए, तो इसके तरीके हैं क्लैरिफाई करना आइडियाज को कम्युनिकेट करने से पहले, कम्युनिकेट करना रिसीवर की नीड के अकॉर्डिंग, कंसल्ट करना कम्युनिकेट करने से पहले, भाषा के बारे में सावधान होना, कन्वे करना थिंग्स को जो हेल्प करें और वैल्यूएबल हो लिसनर्स के लिए, इंश्योर करना प्रॉपर फीडबैक, कम्युनिकेट करना प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए, फॉलो अप कम्युनिकेशन करना और एक गुड लिसनर का होना। नेक्स्ट है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब है कंपेयर करना एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड्स के साथ और डेविएशंस का पता लगाना कि कोई डेविएशन अगर है तो वो क्या है और फिर उनके करेक्टिव एक्शन लेना। एक्चुअल परफॉर्मेंस अगर बराबर होती है स्टैंडर्ड्स के तो इसका मतलब कोई डेविएशन नहीं है। फीचर या नेचर। कंट्रोलिंग की फीचर है यह परवेसिव है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, गोल ओरिएंटेड फंक्शन है, बैकवर्ड लुकिंग भी है, फॉरवर्ड लुकिंग भी है। इंपोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग की इंपोर्टेंस है ये इंप्रूव करता है एम्प्लॉय मोटिवेशन को, फैसिलिटेट करता है एफिशिएंट यूज रिसोर्सेज का, जज करता है और एक्यूरेसी करता है स्टैंडर्ड्स की, फैसिलिटेट करता है कोऑर्डिनेशन और एकम्प्लिश करता है संस्था के गोल्स को। नेक्स्ट, रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग एंड कंट्रोल में रिलेशन। प्लानिंग एंड कंट्रोल में रिलेशन है, प्लानिंग और कंट्रोल कंट्रोल ये दोनों ही मैनेजमेंट के इनसेपरेबल ट्विंस हैं, यानी कि जुड़वा जुड़वा भाई हैं, जुड़वा हैं एक दूसरे से। प्लानिंग इनिशिएटिव, प्लानिंग इनिशिएट करता है मैनेजमेंट की प्रोसेस को और कंट्रोलिंग कंप्लीट करता है इस प्रोसेस को। प्लान्स जो होते हैं वो बेस होते हैं कंट्रोल के लिए। प्लानिंग लुकिंग अहेड है तो कंट्रोलिंग लुकिंग बैक है, और इसका जो रेसिप्रोकल है वो भी सही है। कंट्रोलिंग अगर लुकिंग अहेड है तो प्लानिंग लुकिंग लुकिंग बैक है। स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल की प्रोसेस में जो स्टेप्स आते हैं वो है परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट करना, एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करना, एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करना, और डिवीजन जो अगर कोई डेविएशन आते हैं अंतर आते हैं तो उनको एनालाइज करना और करेक्टिव एक्शन लेना। क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल जो क्रिटिकल यानी कि जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उन पे फोकस करना मैनेजमेंट के द्वारा, ना कि कंप्लीट संस्था पे। इन जो क्रिटिकल पॉइंट है होते हैं उनको की रिजल्ट एरिया कहते हैं। की रिजल्ट एरिया का इंपोर्टेंस इसमें होता है कि अगर इन पे ध्यान दिया जाएगा तो संस्था प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ा सकती है, अगर इनको इग्नोर किया जाएगा तो संस्था को लॉस भी हो सकता है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन जो है वो कंट्रोल बाय एक्सेप्शन के नाम से भी जाना जाता है। ये इस बिलीफ पे बेस्ड है
कि अगर हम कंट्रोल करेंगे हर चीज को तो हम कोई भी चीज कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैनेजमेंट बाई एक्सेप्शन कहता है कि जो एक्सेप्शनल केस हैं, जो अपवाद हैं, मतलब जहां पे डेविएशन बहुत ज्यादा है, वहां पे हमें फोकस करना चाहिए। लिमिटेशन ऑफ कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग की लिमिटेशन है डिफिकल्टी क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड में सेट करने में, लिटिल कंट्रोल, एक्सटर्नल फैक्टर्स पे कम कंट्रोल होता है, एम्प्लॉयज की तरफ से रेजिस्टेंस देखने को मिलता है, और ये कॉस्टली अफेयर है। ये इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। नेक्स्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंस का मतलब होता है सिंपली मनी, और बिजनेस फाइनेंस का मतलब होता है वो मनी जो बिजनेस को चलाने के लिए चाहिए होता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब होता है इफेक्टिव और एफिशिएंटली हैंडल करना किसी संस्था के फाइनेंशियल अफेयर्स को। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रोल, फाइनेंस मैनेजमेंट का रोल होता है इन सब चीजों में, साइज और कंपोजिशन फिक्स्ड एसेट का तय करने में, क्वांटम ऑफ करंट एसेट और उसका ब्रेकअप कैश इन्वेंट्री या रिसीवेबल्स में करने में, अमाउंट लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म फंड्स की यूज करने के लिए, और ब्रेकअप ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग इनटू डेट एंड इक्विटी, यानी जो लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग है वो डेट से कितनी करेंगे, इक्विटी से कितनी करेंगे, और बाकी आइटम पी एंड एल अकाउंट के जैसे इंटरेस्ट एक्सपेंस डेप्रिसिएशन, इन सब के बारे में मैनेजमेंट का रोल काफी महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। जो मेन ऑब्जेक्टिव माना जाता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, वो माना जाता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। शेयर होल्डर का वेल्थ इंक्रीज होता है जब शेयर्स की मार्केट वैल्यू बढ़ती है, और शेयर्स की मार्केट वैल्यू बढ़ती है जब संस्था अच्छे फाइनेंशियल डिसीजन लेती है। अदर ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बाकी जो ऑब्जेक्टिव हैं वो है इंश्योर करना रेगुलर और एडिकेट सप्लाई फंड्स की, इंश्योर करना एडुकेट रिटर्न शेयर होल्डर्स को मिले, इंश्योर करना ऑप्टिमम फंड यूटिलाइजेशन का होना, इंश्योर करें सेफ्टी ऑन इन्वेस्टमेंट, और मेंटेन करें साउंड कैपिटल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है फाइनेंशियल डिसीजन। फाइनेंशियल डिसीजन तीन तरीके के हो सकते हैं, फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टिंग डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन। फाइनेंशियल डिसीजन का मतलब होता है ऐसे डिसीजन जो फाइनेंस से रिलेटेड हैं, और फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब होता है फाइनेंस अरेंज करना, फाइनेंस प्राप्त करना। इसमें सोर्स ऑफ फाइनेंस को से रिलेटेड डिसीजन आते हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में यूज ऑफ फाइनेंस का डिसीजन होता है, और डिविडेंड डिसीजन में प्रॉफिट्स के अप्रोप्रिएशन का डिसीजन होता है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, अगर इन्वेस्टमेंट डिसीजन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का है तो उसको कैपिटल बजटिंग डिसीजन कहते हैं। अगर ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का डिसीजन है तब इसको वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट कहते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स में आते हैं कैश फ्लो प्रोजेक्ट के, रेट ऑफ रिटर्न, इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड, अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और रिस्क इन्वॉल्व। फाइनेंसिंग डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन फाइनेंस के सोर्सेज से रिलेटेड होता है कि संस्था अपने कितना फंड अरेंज करेगी, ओन्ड फंड से, कितना लोन फंड से, बोरोड फंड से अरेंज करेगी। ऐसे फैक्टर्स जो प्रभावित करते हैं फाइनेंशियल फाइनेंसिंग डिसीजन को, वो है कॉस्ट, रिस्क, फ्लोटेशन कॉस्ट, कैश फ्लो पोजीशन, लेवल ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, कंट्रोल कंसिडरेशन, स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। डिविडेंड डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन इस बारे में डिसीजन होता है कि संस्था अपने प्रॉफिट का कितना हिस्सा डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करेगी और कितने हिस्से को बचा के रखेगी। ऐसे फैक्टर्स जो डिविडेंड डिसीजन को अफेक्ट करते हैं वो है अर्निंग्स, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, कैश फ्लो पोजीशन, शेयर होल्डर्स का प्रेफरेंस, टैक्सेशन पॉलिसी, स्टॉक मार्केट रिएक्शन, एक्सेस कैपिटल मार्केट तक पहुंच होना, लीगल कॉन्स्ट्रेंट और कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्स्ट्रेंट्स। नेक्स्ट है फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग जो कॉन्सेप्ट है वो इससे रिलेटेड है कि एक संस्था अपना फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट तैयार करती है फ्यूचर के ऑपरेशंस के लिए। इसका ऑब्जेक्टिव होता है इंश्योर करना अवेलेबिलिटी ऑफ फंड जब उनकी रिक्वायरमेंट होगी। दूसरा यह देखना कि फर्म अननेसेसरीली फंड भी रेज ना करे जिससे उसकी कॉस्ट ना बढ़े। फाइनेंशियल प्लानिंग का इंपॉर्टेंस, यह प्रिपेयर करता है फ्यूचर को फेस करने के लिए संस्था को। यह हेल्प करता है बिजनेस शॉक्स और सरप्राइजेस को अवॉइड कराने में। यह हेल्प करता है कोऑर्डिनेट करने में बहुत सारे फंक्शंस को, रिड्यूस करता है वेस्ट को, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट को। यह ट्राई करता है प्रेजेंट को फ्यूचर के साथ लिंक करने का। यह प्रोवाइड करता है लिंक बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजन, और यह बनाता है इवोल्यूशन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस को आसान। कैपिटल स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट, कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब होता है ओनर्स फंड और बोरोड फंड का प्रोपोर्शन आपस में। कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है सम टोटल ऑफ ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड। जो ओनर्स फंड और बोरोड फंड है अगर इनका प्रोपोर्शन कहें तो कैपिटल स्ट्रक्चर, अगर इनका टोटल कहें तो कैपिटलाइजेशन। फाइनेंशियल स्ट्रक्चर,
फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में सभी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म सोर्सेज जो फंड के हैं वो सब शामिल हो जाते हैं, यानी कि जितने भी सोर्सेज होते हैं फाइनेंस के, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट या लॉन्ग टर्म सोर्सेज या शॉर्ट टर्म सोर्सेज, उन सब का प्रोपोर्शन फाइनेंशियल स्ट्रक्चर कहलाता है। फाइनेंशियल लीवरेज या कैपिटल गियरिंग। फाइनेंशियल लीवरेज या कैपिटल गियरिंग का मतलब होता है फिक्स्ड चार्ज बियरिंग सिक्योरिटीज जैसे डेट या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का यूज करना कैपिटल स्ट्रक्चर में। ज्यादा यूज करेंगे अगर डेट का या प्रेफरेंस कैपिटल का, तो फाइनेंशियल लीवरेज या कैपिटल गियरिंग ज्यादा माना जाएगा। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी एक टेक्निक है जिसमें इंक्रीज किया जाता है फिक्स्ड चार्ज बियरिंग सिक्योरिटीज को, और इसलिए इंक्रीज किया जाता है जिससे कि इक्विटी शेयर होल्डर्स के जो रिटर्न है उनको मैक्सिमाइज किया जा सके। फैक्टर्स अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, इसमें आते हैं कैश फ्लो पोजीशन, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, डेट सर्विस कवरेज रेशियो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट ऑफ डेट, टैक्स रेट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, प्लॉटेशन की कॉस्ट और रिस्क कंसिडरेशन। इसके अलावा फ्लेक्सिबिलिटी, कंट्रोल, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, स्टॉक मार्केट कंडीशन, कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अदर कंपनी। देन सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। फाइनेंस के सोर्सेज बहुत सारे हो सकते हैं, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड, लॉन्ग टर्म लोन एटसेट्रा। कैपिटल, कैपिटल फिक्स्ड कैपिटल हो सकती है, वर्किंग हो सकती है। फिक्स्ड कैपिटल होती है वह कैपिटल जो फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्टमेंट के लिए चाहिए होती है। इसका महत्व है लॉन्ग टर्म इफेक्ट रहता है, लार्ज इन्वेस्टमेंट होता है, मोर रिस्क होती है और इरिवर्सिबल डिसीजन होते हैं इसके। फैक्टर्स जो फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट को प्रभावित करते हैं वो हैं नेचर ऑफ बिजनेस, स्केल ऑफ ऑपरेशन, टेक्निक यूज्ड, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट और डाइवर्सिफिकेशन। इसके अलावा कॉमन एसेट्स के लिए दूसरी संस्थाओं के साथ कोलैबोरेट करना। वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल का कॉन्सेप्ट है वो अमाउंट जो करंट एसेट में इन्वेस्ट रहती है और डे टू डे ऑपरेशंस में यूज होती है। करंट एसेट का जो टोटल होता है उसको बोलते हैं ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, और अगर करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी माइनस कर दें तो जो एक्सेस होता है उसको नेट वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। ऐसे फैक्टर्स जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को प्रभावित करते हैं वो है बिजनेस की नेचर, स्केल ऑफ ऑपरेशन, सीजनल फैक्टर्स, प्रोडक्शन साइकिल, क्रेडिट अलाउड, क्रेडिट अवेलेबल, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, ग्रोथ प्रोस्पेक्टस और लेवल ऑफ कंपटीशन। फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट का मतलब एक ऐसे सिस्टम से होता है जिसमें फाइनेंशियल सिक्योरिटी, इन्वेस्टर और फंड रेजर सभी शामिल होते हैं। यह क्रिएट करता है फाइनेंशियल एसेट और प्रोवाइड करता है फैसिलिटी उनके सेल और परचेज की। इसके फंक्शन है फाइनेंशियल मार्केट के सेविंग्स को मोबिलाइज करना, प्राइस डिस्कवरी संभव बनाना, लिक्विडिटी करना फाइनेंशियल एसेट्स को और रिड्यूस करना कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन को। फाइनेंशियल मार्केट के टाइप मोटे तौर पे दो तरीके का हो सकता है, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट उस मार्केट को कहते हैं जिसमें शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज का ट्रेड होता है। बाकी यहाँ से आप ये देख सकते हैं नोट, चाहे तो पीडीएफ से पढ़ सकते हैं, कॉमन चीजें हैं सब, लेकिन महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन इसलिए रखी है। सेगमेंट ऑफ इंडियन मनी मार्केट, इंडियन मनी मार्केट का सेगमेंट हिस्से, अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट और ऑर्गेनाइज्ड। अनऑर्गेनाइज्ड होता है मार्केट का वो सेगमेंट जिसमें ओल्ड या एंशियंट मार्केट को शामिल किया जाता है। इसमें इंडिजिनस यानी कि जो देसी साहूकार होते हैं वो आते हैं। ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट वो मॉडर्न सिस्टम है मार्केटिंग का जो रेगुलेटरी एम्बिट में आता है, आरबीआई के में और सेबी के में। इसमें गवर्नमेंट, सेंटर एंड स्टेट, डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया, म्यूचुअल फंड, कॉर्पोरेट, कॉमर्शियल या कोऑपरेटिव बैंक, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, इंश्योरेंस कंपनीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और एनबीएफसी ये सब आ जाते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट, मनी मार्केट के बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं जिनमें मेजर इंस्ट्रूमेंट हैं ट्रेजरी बिल, जिनको टी बिल के नाम से भी जाना जाता है। ये आरबीआई इशू करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे। इनको जीरो कूपन बॉन्ड भी बोला जाता है और इनका मैच्योरिटी पीरियड 14 डेज, 91 डेज, 181 डेज और 364 डेज का हो सकता है। जनरली ट्रेजरी बिल्स का जो पीरियड है वो 1 साल के अंदर अंदर का होता है, और ये जो डेज की अवधि है ये समय समय पे रिजर्व बैंक के द्वारा कभी कोई एक पर्टिकुलर अवधि बढ़ाई गई है या कभी कोई अवधि हटा दी गई है, तो इसलिए ये पीरियड वेरी भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू डिफरेंट बुक्स। कमर्शियल पेपर, कमर्शियल पेपर लार्ज और रेप्यूटेड कंपनीज के द्वारा इशू किया जाता है। यह एक शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट होता है। इसका मैच्योरिटी पीरियड 15 डेज से 1 साल तक का होता है। कॉल मनी, कॉल मनी कॉमर्शियल बैंक्स के द्वारा यूज की जाती है।
CRR को मेंटेन करने के लिए। यह एक इंटरबैंक ट्रांजैक्शन होती है जो फोन पे ही की जा सकती है और इसका पीरियड 1 से लेकर 14 दिन तक होता है। कॉल मनी जो है, इसको कॉल मनी हर एक को, जैसे कॉल मनी जो आता है इसको कॉल मनी मार्केट बोल सकते हैं, कॉमर्शियल पेपर को कॉमर्शियल पेपर मार्केट बोल सकते हैं। जो कॉल मनी मार्केट है ये भी आगे 3 टर्म्स में बट जाता है। कॉल मनी बोलते हैं केवल जब 1 दिन के लिए 1 डे, नोटिस मनी बोलते हैं 2 से 14 दिन के केस में, और 15 दिन से 1 साल के लिए टर्म मनी हो सकता है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट सीडी, सीडी कमर्शियल बैंक के द्वारा या डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा इशू किया जाता है। यह एक नेगोशिएबल शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट होता है बियरर फॉर्म में, जिसका पीरियड 3 से लेकर 12 महीने का हो सकता है। कमर्शियल बिल, इसको ट्रेड बिल भी कहा जाता है। ये ड्रॉ किया जाता है एक सेलर के द्वारा अपने बायर के ऊपर इन केस ऑफ क्रेडिट सेल। इसको बिल ऑफ एक्सचेंज भी कहते हैं। मैच्योरिटी पीरियड इसका जनरली 3 महीने रहता है। ये मैक्सिमम या मिनिमम नहीं है, जनरली 3 महीने रहता है। इससे कम भी हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट मार्केट का वो पार्ट है जिसमें लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज को ट्रेड किया जाता है। कैपिटल मार्केट के टाइप प्राइमरी मार्केट हो सकता है, सेकेंडरी मार्केट हो सकता है। प्राइमरी मार्केट मार्केट का वो हिस्सा है जिसको न्यू इशू मार्केट भी कहते हैं और इसमें कोई सिक्योरिटी फर्स्ट टाइम यानी कि प्राइमरीली इशू की जाती है। प्राइमरी मार्केट के जो मेथड हैं शेयर इशू करने के या फ्लोटेशन ऑफ सिक्योरिटीज को, इशू ऑफ सिक्योरिटीज को फ्लोटेशन ऑफ सिक्योरिटीज भी कहते हैं। इसके मेथड हैं पब्लिक इशू, ऑफर फॉर सेल, प्राइवेट प्लेसमेंट, राइट्स इशू और EIPO। सेकेंडरी मार्केट वो मार्केट होता है जिसमें हम एक बार जो सिक्योरिटी प्राइमरी मार्केट में इशू हो जाती हैं उनको जब आगे सेल परचेज उनकी करते हैं तो सेकेंडरी मार्केट कहलाता है। इसको स्टॉक मार्केट के नाम से कॉमनली लोग जानते हैं और इसको सेकेंड हैंड मार्केट भी कहा जाता है। स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज एक इंस्टीट्यूशन होता है जो किसी सेकेंडरी मार्केट या स्टॉक मार्केट के अंडर काम करता है। ये एक प्लेटफॉर्म देता है ट्रेड करने के लिए सिक्योरिटीज का, कमोडिटीज का, डेरिवेटिव्स का और बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का। सेकेंडरी मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज के जो फंक्शन है उसमें है लिक्विडिटी प्रोवाइड कराना, सिक्योरिटीज की प्राइसिंग कराना, सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन, हेल्प करना इकोनॉमिक ग्रोथ को, स्प्रेड करना इक्विटी कल्ट यानी कि इक्विटी शेयर होल्डर्स के समूह को बढ़ाना लगातार, प्रोवाइड करना स्कोप फॉर स्पेकुलेशन। BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इस्टेब्लिश हुआ था द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन के नाम से 1875 में। ये पहला ऑर्गेनाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज था इंडिया का और इसको स्टेट किया गया था इस तरीके से कि ये एशिया का ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। NSCI नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, NSCI इस्टेब्लिश किया गया मुंबई में 1992 में और इसने ट्रेडिंग स्टार्ट की 1994 में। NSE ने लॉन्च की इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग 1994 में और डेरिवेटिव ट्रेडिंग और इंटरनेट ट्रेडिंग इन द फॉर्म ऑफ इंडेक्स फ्यूचर्स 2000 में, जो कि इंडिया में अपने तरह की फर्स्ट टाइम थी। OTCEI इनकॉर्पोरेट किया गया 1990 में और इसका मकसद था ऐड करना यानी कि हेल्प करना एंटरप्राइजिंग प्रोमोटर्स को जो रेज करते हैं फाइनेंस न्यू प्रोजेक्ट के लिए एक कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में और प्रोवाइड करते हैं इन्वेस्टर्स को ट्रांसपेरेंट और एफिशिएंट मोड ऑफ ट्रेडिंग। इसको मॉडल किया गया था नैस्डैक के अकॉर्डिंग जो कि USA का स्टॉक एक्सचेंज है। सेबी के गाइडलाइंस के मुताबिक एक एक्सचेंज जो फेल हो जाता है अचीव करने में एनुअल ट्रेडिंग टर्नओवर 1000 करोड़ कम से कम, मतलब जिसको इतना नहीं मिलता है तो उसको वॉलेंट्री सरेंडर करना होगा और यही इसी कारण से ये क्लोज्ड हुआ यानी कि इसको बंद होना पड़ा अप्रैल 2015 में। ट्रेडिंग प्रोसीजर, ट्रेडिंग का जो प्रोसीजर है किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में उसके स्टेप्स इस तरीके से हैं। ब्रोकर को सिलेक्ट करना, डीमैट अकाउंट ओपन कराना, ऑर्डर प्लेस करना, एग्जीक्यूट करना ऑर्डर को और सेटलमेंट होना। सेटलमेंट का मतलब होता है एक्चुअल ट्रांसफर होना सिक्योरिटीज का। ये लास्ट स्टेज होता है ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज का। ये 2 तरीके से हो सकता है, ऑन द स्पॉट सेटलमेंट, फॉरवर्ड सेटलमेंट। जो ऑन द स्पॉट सेटलमेंट होता है इसका पीरियड रहता है T+2 रोलिंग स्टेटमेंट यानी कि रोलिंग सेटलमेंट, यानी कि जो ट्रांजैक्शन वाला दिन है प्लस उसमें 2 दिन और जुड़ जाते हैं फाइनल सेटलमेंट के लिए। फॉरवर्ड सेटलमेंट आगे का हो सकता है T+5, T+7 इस तरीके से।
स्टॉक एक्सचेंज का जो टाइमिंग है 9:55 AM से 3:30 PM तक मंडे टू फ्राइडे का। डिपॉजिटरी सर्विस, डिपॉजिटरी सर्विस एक ऐसी सर्विस होती है जो फैसिलिटी देती है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में सिक्योरिटीज को होल्ड करने की। पार्टिसिपेंट इन डिपॉजिटरी सर्विसेज, जो डिपॉजिटरी सर्विसेज हैं उसके पार्टिसिपेंट हैं। एक तो डिपॉजिटरी, डिपॉजिटरी वो इंस्टीट्यूशन होता है जो होल्ड करके रखता है सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। इंडिया में दो डिपॉजिटरीज हैं, एनएसडीएल और सीडीएसएल। एनएसडीएल नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। जो लोग ट्रेडिंग करते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ उनके लिए डिपॉजिटरी ये है। और सीडीएसएल सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड जो बीएससी में ट्रेडिंग करते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, उनके लिए डिपॉजिटरी यह काम करती है। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट यानी कि डीपी, ये एक एजेंट होता है डिपॉजिटरी का जो कि एक मीडिएटर का रोल प्ले करता है इन्वेस्टर के बीच में और डिपॉजिटरी के बीच में। अगर हमें डीमैट अकाउंट खुलवाना है तो हम डीपी की सहायता लेते हैं, डीपी हमारा अकाउंट खुलवाता है और इस तरीके से हमारी जो सिक्योरिटी होती है वो रखी जाती है एनएसडीएल या सीडीएसएल में जो कि डिपॉजिटरी हैं। इन्वेस्टर वो पर्सन जो इन्वेस्ट करता है, अपना अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहता है और अपने नाम से डीमैट अकाउंट खुलवाता है। इशूइंग कंपनी उस कंपनी को कहा जाता है जिसके शेयर इशू हैं और जिनमें ट्रेडिंग हो रही है। डीमैट अकाउंट वो अकाउंट होता है जिस अकाउंट में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सिक्योरिटीज को रखा जाता है। डिपॉजिटरी सर्विस के या डीमैट अकाउंट के बेनिफिट क्या हैं? बेनिफिट है स्टैंप ड्यूटी की जरूरत नहीं है। इससे पहले जब शेयर फिजिकली शेयर सेल परचेज होते थे तो डॉक्यूमेंट का लेन देन होता था, स्टैंप ड्यूटी की जरूरत होती थी। इजी ट्रांसफर हो जाता है शेयर्स का, स्पीडी सेटलमेंट होता है, पेपर वर्क में कमी आई है और ये प्रमोट करता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी, क्योंकि जो सिस्टम है वो आसान और ट्रांसपेरेंट बन गया है ऑनलाइन होने की वजह से। सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडी है जो इंडियन कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करती है। इसकी स्थापना सर्वप्रथम 12 अप्रैल 1988 में हुई थी और इसका काम था रेगुलेट करना सिक्योरिटीज मार्केट के फंक्शंस को। इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला 30 जनवरी 1992 को एक ऑर्डिनेंस के माध्यम से। सेबी एक स्टैट्यूटरी बॉडी की तरह स्टेब्लिश हुई 12 अप्रैल 1992 को सेबी एक्ट 1992 के तहत। इसके हेडक्वार्टर्स मुंबई में हैं और इसके रीजनल ऑफिस न्यू दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता और अहमदाबाद में हैं। पावर्स ऑफ सेबी, सेबी की जो पावर्स हैं वो तीन तरीके से बटी होती हैं, क्वेसी जुडिशियल, क्वेसी लेजिस्लेटिव और क्वेसी एग्जीक्यूटिव। जो क्वेसी जुडिशियल है यहाँ पे इसको जुडिशरी जैसी पावर होती हैं जिसमें ये कंडक्ट करती है हियरिंग और पास करती है रूलिंग। क्वेसी लेजिस्लेटिव जो होती हैं यहाँ पे इसका काम लेजिस्लेशन की तरह होता है, रूल बनाना और रेगुलेशन बनाना। और जो क्वेसी एग्जीक्यूटिव होती हैं यहाँ पे इसका एग्जीक्यूटिव का काम होता है कि ये केस कर सकती है किसी भी रूल्स या रेगुलेशन के वायलेशन के खिलाफ। ऑब्जेक्टिव्स, सेबी के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो है स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करना, प्रोटेक्ट करना राइट और इंटरेस्ट इन्वेस्टर्स के, प्रिवेंट करना ट्रेडिंग में जो मल प्रैक्टिसेस होती हैं उनको, डेवलप करना कोड ऑफ कंडक्ट और इंश्योर करना फेयर प्रैक्टिस इंटरमीडियरीज के बीच में। सेबी के फंक्शंस, सेबी के जो फंक्शन होते हैं वो भी तीन तरीके के होते हैं, प्रोटेक्टिव फंक्शन, डेवलपमेंट फंक्शन, रेगुलेटरी फंक्शन। प्रोटेक्टिव फंक्शन जिसके माध्यम से प्रोटेक्शन देता है लोगों को, ये प्रोहिबिट करता है फ्रॉडुलेंट और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को, ये प्रोहिबिट करता है इनसाइडर ट्रेडिंग को, ये एजुकेट करता है इन्वेस्टर्स को, ये प्रमोट करता है फेयर प्रैक्टिसेस और कोड ऑफ कंडक्ट को, ये टाइमली गाइडलाइंस और क्लैरिफिकेशन इशू करता रहता है लोगों की सेफ्टी के लिए, इन्वेस्टमेंट की सेफ्टी के लिए। डेवलपमेंट फंक्शन, डेवलपमेंट फंक्शन में ये प्रमोट करता है इंटरमीडियरीज की ट्रेनिंग, ये परमिट करता है इंटरनेट ट्रेडिंग, रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर्स के माध्यम से, रिड्यूस करता है कॉस्ट ऑफ इश्यू को, जिससे ये रजिस्ट्रेशन करता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का, ये अलाउ करता है प्राइवेट म्यूचुअल फंड को स्मॉल इन्वेस्टर्स के बेनिफिट के लिए, ये रजिस्टर करता है डिबेंचर ट्रस्टीज को। रेगुलेटरी फंक्शंस में रेगुलेशन बनाने का काम करता है, इसमें ये रजिस्टर करता है और रेगुलेट करता है म्यूचुअल फंड की वर्किंग को, रेगुलेट करता है टेक ओवर ऑफ कंपनीज को, ये इंक्वायरी करता है और ऑडिट करता है स्टॉक एक्सचेंज का, ये रजिस्टर करता है और रेगुलेट करता है ब्रोकर्स की वर्किंग को और रेगुलेट करता है स्टॉक एक्सचेंजेज में बिजनेस को, ये नोटिफाई करता है रूल और रेगुलेशंस और कोड ऑफ कंडक्ट को, ये फी फिक्स करता है, तय करता है, बाकी चार्जेज को तय करता है जो इस एक्ट को कैरी करने के पर्पज के लिए होते हैं। मार्केटिंग मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट में मार्केट, मार्केट जो टर्म है ये लैटिन वर्ड मार्केट से ओरिजिनेट हुई है और इसका मतलब होता है ए प्लेस, एक ऐसा प्लेस जहां पे बिजनेस किया जाता है।
ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट का मतलब होता है ऐसा प्लेस जहां पे बायर और सेलर मिलते हैं और सेल परचेज करते हैं। मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट का मतलब ऐसे सिस्टम से होता है जो रियल और पोटेंशियल ग्रुप ऑफ बायर्स को और सेलर्स को एक सिस्टम देता है जिसमें वो प्रोडक्ट और सर्विस को सेल परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे इसका मतलब प्लेस से नहीं है, वो कहीं भी हो सकते हैं। केवल मार्केट का मतलब बायर, सेलर और जो प्रोडक्ट सेल परचेज हो रहा है उनके कंपोजिशन से है। कस्टमर, कस्टमर का मतलब उन लोगों से या उन संस्थाओं से है जो अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए, अपनी नीड और वांट्स के सेटिस्फैक्शन के लिए कुछ सामान या सेवा खरीदना चाहते हैं। मार्केटर का मतलब उस पर्सन या एंटिटी से है जो इस मार्केटिंग की प्रोसेस में एक्टिव रोल प्ले करता है, एक्टिव रोल प्ले करता है। आमतौर पे जो सेलर होता है वही रोल प्ले करता है, इसलिए हम सेलर को मार्केटर बोल देते हैं। अदरवाइज मार्केटर कोई बायर भी हो सकता है अगर वो इस प्रोसेस में एक्टिव रोल प्ले करता है तो। मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग एक प्रोसेस है जिसमें डिमांड क्रिएट की जाती है किसी प्रोडक्ट की या सर्विस की मार्केट में। मार्केटिंग एक कॉन्सेप्ट है जो इफेक्टिवली यूज करता है गुड्स की मार्केटिंग, सर्विस या एक्सपीरियंसेस की, इवेंट की, पर्सन की, प्लेस की, प्रॉपर्टी की, ऑर्गेनाइजेशन की, इंफॉर्मेशन की, आइडियाज की मार्केटिंग हो सकती है। मार्केटिंग इन्वॉल्व करता है क्रिएशन ऑफ थ्री टाइप ऑफ यूटिलिटी, जिनमें प्लेस यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी का मतलब होता है एक वस्तु को ऐसी जगह से जहां पे उसकी कम यूटिलिटी है वहां पे ले जाना जहां उसकी ज्यादा यूटिलिटी है। टाइम यूटिलिटी का मतलब होता है टाइम की यूटिलिटी देना, यानी कि एक सामान को स्टोर करके रखना, जब उसका आवश्यकता नहीं है तब स्टोर कर देना और तब प्रोवाइड कराना जब उसकी आवश्यकता है। पोजेशन यूटिलिटी का मतलब होता है कि एक व्यक्ति किसी पर्टिकुलर पर्सन के पास है तब तक उसकी उतनी यूटिलिटी नहीं है, दूसरे व्यक्ति के पास जाएगी तो उसकी यूटिलिटी जिसके लिए ज्यादा है उसके पास पहुंचेगी, ये पोजेशन यूटिलिटी है। सेलिंग कॉन्सेप्ट, सेलिंग कॉन्सेप्ट, जो फंक्शन ऑफ सेलिंग है वो रिलेटेड है प्रमोशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज से थ्रू सेल्समैनशिप, एडवर्टाइजिंग, पब्लिसिटी, शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स, जिससे कि जो प्रोडक्ट है वो सेलर से बायर तक पहुंच जाए। सेलिंग कॉन्सेप्ट में केवल प्रोडक्ट को कैश में कन्वर्ट किया जाता है, यानी कि सामान को सेल किया जाता है। मार्केटिंग एक लार्जर कॉन्सेप्ट है जिसमें सेलिंग भी शामिल है। मार्केटिंग मैनेजमेंट में प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना और कंट्रोल करना मार्केटिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज को। मार्केटिंग मैनेजमेंट की नेचर है गोल ओरिएंटेड, एप्रोप्रिएट मार्केटिंग मिक्स, फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट, स्पेशलाइज जॉब, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इन एक्शन। इसके ऑब्जेक्टिव है क्रिएशन ऑफ डिमांड, मार्केट शेयर, गुडविल, प्रॉफिटेबल सेल्स वॉल्यूम, डिटरमाइनिंग मार्केटिंग मिक्स टू सेटिस्फाई कस्टमर्स और जनरेटिंग प्रॉफिट्स। रोल ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग का जो रोल है वो है मीट करना कंज्यूमर नीड्स को और वांट को, इंश्योर करना ऑर्गेनाइजेशन का सर्वाइवल, ग्रोथ और रेपुटेशन, इंक्रीज करना मार्केट शेयर को, एडेप्ट करना राइट प्राइस, बेटर प्रोडक्ट ऑफरिंग प्रोवाइड कराना, यूटिलिटी क्रिएट करना, डिमांड जो कंज्यूमर्स की है उसको मीट करना, कंपटीशन फेस करना, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज को डिस्चार्ज करना। मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफीज, मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफीज में प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट जो है वो फोकस करता है बिजनेस एक्टिविटीज पे, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स पे, यानी कि गुड्स के प्रोडक्शन पे फोकस करता है। जो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट है ये प्रोडक्ट की क्वालिटी पे फोकस करता है, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट की बात करता है। सेलिंग कॉन्सेप्ट जो है वो फोकस करता है कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने पे और कस्टमर्स को परसुएट करने पे कि वो सामान को खरीदें। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट काम करता है लोगों के सेटिस्फैक्शन पे कि लोगों की जो नीड है उनको सेटिस्फाई किया जाए। और सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट ये मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का ही एक एक्सटेंशन है। ये लोगों के केवल सेटिस्फैक्शन नहीं बल्कि उनके वेलफेयर की पे भी फोकस करता है। मार्केटिंग मिक्स कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग मिक्स कॉन्सेप्ट जो है उसका मतलब है कि मार्केटिंग से रिलेटेड जितने भी डिसीजन है उन सब का मिक्स, इसमें प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, प्लेस से रिलेटेड सारे डिसीजन शामिल हो जाते हैं। इनको मार्केटिंग के एलिमेंट कहा जाता है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, प्लेस को, और इनको 4 P's के नाम से भी जाना जाता है। जेम्स कलीटन ने मार्केटिंग मिक्स को, जो टर्म मार्केटिंग मिक्स है इसको बनाने वाले हैं जेम्स कलीटन, और इन्होंने डिस्क्राइब किया है कि मार्केटिंग मैनेजर एक मिक्सर होता है इंग्रेडिएंट्स का। मार्केटिंग मिक्स एक सेट है मार्केटिंग टूल्स का जो फर्म यूज करती है अपने मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। एडमंड जेरोम मैककार्थी, यानी कि मैककार्थी ने प्रोपाउंड किए 4 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स के जो 4 P's हैं उनका श्रेय जाता है E.J. मैककार्थी को। ये है प्रोडक्ट,
प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। 4 पी जो होते हैं वो सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू को रिप्रेजेंट करते हैं और इनके अगेंस्ट जो बायर के पॉइंट ऑफ व्यू को रिप्रेजेंट करते हैं वो उनको 4 सीज कहा जाता है और इन 4 सीज को देने वाले हैं रॉबर्ट लॉटनबर्न। 4 पीज हैं, इन्हीं के कंपैरिजन में 4 सीज हैं। जैसे प्रोडक्ट, ये जो प्रोडक्ट है ये सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से है, बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से कस्टमर का सॉल्यूशन हुआ ये। प्राइस के अगेंस्ट कस्टमर की कॉस्ट, प्लेस के अगेंस्ट कस्टमर की कन्वीनियंस और प्रमोशन के अगेंस्ट कस्टमर के लिए कम्युनिकेशन। 7 पीज ऑफ मार्केटिंग, 7 पीज ऑफ मार्केटिंग ये 4 पीज का एक एक्सटेंडेड वर्जन है और ये 1981 में दिया बूम्स एंड बिटनर ने। जो बाकी 3 पीज हैं, ये 3 पीज हैं वो सर्विस मार्केटिंग से रिलेटेड हैं और जो 4 पीज हैं ये गुड्स की मार्केटिंग से रिलेटेड हैं। कुल मिलाकर के अब 7 पीज में जो शामिल होते हैं वो प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन और जो सर्विसेज से रिलेटेड हैं पीपल, प्रोसेस और फिजिकल एविडेंस। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट जो कॉन्सेप्ट है, प्रोडक्ट का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन का जो एफर्ट जिससे कस्टमर या क्लाइंट की सेटिस्फैक्शन कराई जाती है। ऑफरिंग जो होती है प्रोडक्ट की वो किसी टेंजिबल गुड के लिए हो सकती है, किसी सर्विस के लिए हो सकती है या किसी इंटेंजिबल आइडिया के लिए भी हो सकती है। प्रोडक्ट मिक्स, प्रोडक्ट मिक्स में वो सारे डिसीजन आ जाते हैं जो प्रोडक्ट से रिलेटेड होते हैं। प्रोडक्ट की ब्रांडिंग, ट्रेडमार्क, पैकेजिंग, लेबलिंग ये सब इसमें शामिल हैं। ब्रांडिंग का मतलब होता है यह एक प्रोसेस होती है जिसमें किसी प्रोडक्ट को या सर्विस को एक खास पहचान दी जाती है। एक अच्छे ब्रांड नेम के जो फीचर्स हो कि ब्रांड नेम जो है या ब्रांड जो है वो सिंपल हो, शॉर्ट हो, मीनिंगफुल हो, इजीली प्रोनाउंसिएबल हो, सजेस्टिव हो, डिस्टिंक्टिव हो। एडवांटेजेस ऑफ ब्रांडिंग, ब्रांडिंग के एडवांटेज क्या हैं? ब्रांडिंग के एडवांटेज हैं कि जब हम ब्रांडिंग करते हैं, ब्रांडिंग करने का मतलब होता है अपने प्रोडक्ट को कोई नाम देते हैं, कोई चिन्ह देते हैं, कोई पहचान देते हैं जिससे उसको पहचाना जा सके। तो ये एडवर्टाइजिंग में मदद करता है, परमानेंट आइडेंटिटी इस्टेब्लिश करता है प्रोडक्ट की, प्रमोट करता है रीपरचेजिंग को। कंपटीशन जो होता है वो आसान हो जाता है, ब्रांड लॉयल्टी क्योंकि कस्टमर्स में धीरे धीरे होने लगती है। लेबलिंग, जो लेबलिंग है इसका मतलब होता है कि जो हमारा प्रोडक्ट है उसके पैकेज पे इंफॉर्मेशन को देना रिटर्न में, ये लेबलिंग है जब हम उन इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कराते हैं। इनका मतलब होता है कि जो लेबलिंग का फंक्शन है, हम अगर ब्रांड है, जैसे मान लो कोई प्रोडक्ट है हमारा और प्रोडक्ट का नाम है सपोज करिए कि उजाला, तो अब ये जो उजाला है ये तो ब्रांड नेम है, लेकिन उजाला हम पैकेट पे कहीं लिखेंगे, जब हम लिखेंगे कंटेंट के बारे में लिखेंगे, फीचर्स के बाद जो भी लिखेंगे प्रोडक्ट के पैकेज पे, उसको लेबलिंग कहा जाता है। लेबलिंग के फंक्शन है आइडेंटिफिकेशन कराना, क्लासिफिकेशन कराना, प्रमोशन में हेल्प करना, इंफॉर्मेशन देना, लीगल रिक्वायरमेंट। कुछ लेबलिंग जो होती है वो लीगल रिक्वायरमेंट की होती है, जैसे सामान की मैन्युफैक्चरिंग डेट और उसकी मैच्योरिटी डेट लिखी जरूरी होनी चाहिए। पैकेजिंग, पैकेजिंग का मतलब होता है डिजाइन करना और प्रिपेयर करना ऐसे कंटेनर्स जिनमें सामान को पैक किया जाएगा। पैकेजिंग के फंक्शन होते हैं प्रोटेक्शन देना सामान को, आइडेंटिफाई कराना, कन्वीनियंस और प्रमोशन। प्राइस, प्राइस का मतलब होता है वो कीमत, वो वैल्यू जिस पे सामान को बेचा या खरीदा जाएगा। प्राइस मिक्स में वो सारे डिसीजन शामिल हो जाते हैं जो प्राइसिंग के लिए किए जाते हैं। एग्जाम्पल्स हैं कंपनी ऑब्जेक्टिव्स, कॉस्ट, कंपटीशन, कस्टमर डिमांड, मतलब इन सबको प्राइसिंग के लिए ध्यान में रखना होता है। फैक्टर्स जो प्राइस को डिटरमाइन करते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, डिमांड फॉर ए प्रोडक्ट, कंपटीशन, परचेजिंग पावर, गवर्नमेंट रेगुलेशन, ऑब्जेक्टिव, यानी कि ये सारे वो फैक्टर हैं जो प्रभावित करते हैं प्राइस को, प्राइस कम हो या ज्यादा हो। प्लेस या फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्सेप्ट, प्लेस या फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में वो सारे डिसीजन आ जाते हैं जो प्लेस से रिलेटेड होते हैं या सामान के डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड होते हैं। प्लेस मिक्स में वो सारे डिसीजन शामिल हो जाते हैं। एक्टिविटीज जो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़ी हैं, ट्रांसपोर्टेशन, इन्वेंट्री, वेयर हाउसिंग, ऑर्डर प्रोसेसिंग। अब है चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें माध्यम अपनाए जाते हैं, या तो डायरेक्ट चैनल अपना सकते हैं हम या इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में चैनल जो है इसको जीरो लेवल चैनल भी कहते हैं, इसमें प्रोड्यूसर से सीधा कंज्यूमर के पास सामान पहुंचता है डायरेक्ट। इनडायरेक्ट चैनल में हम कोई मीडिएटर अपनाते हैं और ये 1 लेवल हो सकता है, 2 लेवल, 3 लेवल। 1 लेवल जैसे कि मैन्युफैक्चरर से रिटेलर के पास और रिटेलर से कंज्यूमर के पास, तो एक रिटेलर जो है ये मीडिएटर है। 2 लेवल में 2 मीडिएटर रहते हैं, होलसेलर और रिटेलर। 3 लेवल में
3 हो सकते हैं, एजेंट, होलसेलर या रिटेलर। इवन ये नेम चेंज भी हो सकते हैं, ये कम ज्यादा भी हो सकते हैं, ये कोई एज पर लॉ नहीं है, ये कंसेप्ट की वजह से है। फैक्टर्स अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ चैनल्स, ऐसे फैक्टर जो चैनल की चॉइस को प्रभावित करते हैं। वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट, नेचर ऑफ प्रोडक्ट, नंबर ऑफ बायर, टाइप्स ऑफ बायर, साइज ऑफ मार्केट, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। प्रमोशन कॉन्सेप्ट, प्रमोशन जो कॉन्सेप्ट है इसका मतलब है मार्केटिंग मिक्स का वो एलिमेंट जो मार्केटिंग कम्युनिकेशन की बात करता है, यानी कि लोगों तक वो बात पहुंचाना जिससे वो सामान को खरीदें। प्रमोशन का मतलब होता है वो एफर्ट जिससे हमारी सेल बने। प्रमोशन मिक्स में वो सारी एक्टिविटीज को शामिल किया जाता है जो सेल को प्रमोट करने के लिए की जाती हैं। एलिमेंट्स ऑफ प्रमोशन, प्रमोशन के जो एलिमेंट हैं वो एडवर्टीजमेंट, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन और पब्लिक रिलेशन। सबसे पहले एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग या एडवर्टीजमेंट, ये पेड फॉर्म होता है, नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन होता है जिसमें आइडिया, गुड्स या सर्विसेज को प्रमोट किया जाता है और जिसका जो स्पॉन्सर होता है वो आइडेंटिफाइड होता है, पता होता है कि कौन एडवर्टीजमेंट कर रहा है। इसके मेरिट हैं, मास रीच होती है, ज्यादा लोगों तक पहुंच हो जाती है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन बढ़ता है, एक्सप्रेसिवनेस संभव है, इकोनॉमिकल है। इसके कुछ लिमिटेशन है, ये कम फोर्सफुल होता है, फीडबैक की कमी रहती है, इनफ्लेक्सिबिलिटी होती है, लो इफेक्टिवनेस रहती है। इसकी कुछ फीचर्स हैं एडवर्टीजमेंट की, पेड फॉर्म है, इम्पर्सनल प्रेजेंटेशन होता है, स्पीडी कम्युनिकेशन है, आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर है। ऑब्जेक्शंस अगेंस्ट एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट के खिलाफ कुछ ऑब्जेक्शंस हैं कि इससे कॉस्ट बढ़ती है, कुछ एडवर्टीजमेंट टेस्ट में अच्छे नहीं होते हैं, यानी कि अरुचिकर होते हैं, ये सोशल वैल्यूज को अंडरमाइन करने का काम करते हैं, बायर्स को कंफ्यूज करते हैं और ये इंफीरियर गुड्स की सेल को भी एनकरेज करते हैं। पर्सनल सेलिंग कॉन्सेप्ट, पर्सनल सेलिंग कॉन्सेप्ट है फेस टू फेस इंटरेक्शन सेलर के बीच में और बायर के बीच में। इसकी फीचर है पर्सनल इंटरेक्शन होता है, टू वे कम्युनिकेशन होता है, बेटर रिस्पॉन्स मिलता है, रिलेशनशिप बनता है। क्वालिटीज ऑफ ए गुड सेल्समैन, एक अच्छे सेल्समैन की क्वालिटीज डिफरेंट टाइप की, जैसे फिजिकल क्वालिटीज में उसकी पर्सनैलिटी, स्टेमिना, हेल्थ, टोलरेंस। मेंटल क्वालिटीज में मेंटल अलर्टनेस, शार्प मेमोरी, इनिशिएटिव, इमेजिनेशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस। सोशल क्वालिटीज में सोशेबिलिटी, टैक्ट, साउंड कैरेक्टर, स्वीट नेचर। वोकेशनल क्वालिटीज में नॉलेज ऑफ प्रोडक्ट, नॉलेज ऑफ कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट, ट्रेनिंग एंड एप्टीट्यूड। सेल्स प्रमोशन कॉन्सेप्ट, जो सेल्स प्रमोशन है मार्केटिंग एक्टिविटीज में सेल को इंक्रीज करने के लिए वो सारे एफर्ट, वो सारे प्रयास सेल्स प्रमोशन कहलाते हैं जो एडवर्टीजमेंट, पर्सनल सेलिंग और पब्लिसिटी को छोड़ करके बाकी सब होते हैं। अक्सर जो सेल्स प्रमोशन की टेक्निक्स हैं ये शॉर्ट टर्म बेसिस की होती हैं कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। सेल्स प्रमोशन की जो टेक्निक्स हैं वो है रिबेट, डिस्काउंट देना, रिफंड, प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन, क्वांटिटी गिफ्ट, इंस्टेंट ड्रॉ, असाइंड गिफ्ट, लकी ड्रॉ, यूजेबल बेनिफिट, फुल फाइनेंस, जीरो डाउन पेमेंट, 0% इंटरेस्ट, ईएमआई, फ्री सैंपल, कॉन्टेस्ट एटसेट्रा। पब्लिक रिलेशन कॉन्सेप्ट या मीनिंग, पब्लिक रिलेशन का मतलब होता है कि एक संस्था का पब्लिक के साथ अच्छा रिलेशन मेंटेन करके रखना। पब्लिक रिलेशन का रोल होता है मोर क्रेडिबल होता है, ये लेस एक्सपेंसिव, बेटर इमेज, सेल इंक्रीज होना, अट्रैक्ट करना पब्लिक को और गुड रिलेशन मेंटेन करना। पब्लिक रिलेशन टूल्स जिससे पब्लिक इमेज शेप होती है वो न्यूज, स्पीच एंड सेमिनार, इवेंट एंड फेयर, रिटर्न मटेरियल, पब्लिक वेलफेयर एक्टिविटी और कल्चरल एक्टिविटीज। अब आता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मतलब होता है कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना एंटी कंज्यूमर ट्रेड प्रैक्टिसेस से। कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अंतर्गत प्रोटेक्ट किया जाता है कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉयटेशन से, जो कि प्रोड्यूसर के द्वारा अनफेयर या रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस के माध्यम से होता है। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस क्या होती हैं? अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का मतलब किसी भी अनफेयर मेथड से या अनफेयर या डिसेप्टिव प्रैक्टिस से होता है जिसका पर्पज होता है प्रमोट करना सेल या यूज या सप्लाई किसी गुड्स की फॉर प्रोविजन ऑफ एनी सर्विस। मतलब किसी सामान को या गुड़ को बेचने के लिए अगर हम कोई भी अनुचित तरीका अपनाते हैं, कोई धोखाधड़ी वाला तरीका अपनाते हैं, वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कहलाता है। रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस का मतलब होता है कोई रिस्ट्रिक्शन थोपना कंज्यूमर के ऊपर रिस्ट्रिक्शन थोपना, जैसे कि ऐसी ट्रेड प्रैक्टिस जो मैनिपुलेशन करती है प्राइस का, या कोई ऐसी कंडीशन करती है डिलीवरी के साथ
कि जिससे सप्लाई का जो फ्लो होता है वो अफेक्ट होता है इस तरीके से कि किसी कंज्यूमर के अनजस्टिफाइड कॉस्ट पड़ती है। जैसे अगर हम किसी को कहें कि आप ये सामान लोगे तो आपके साथ ये आपको ये लेना ही पड़ेगा, तो ये एक रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस है। हम एक रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं उसको सेल के लिए, यानी कि अपनी सेल के लिए और उसकी परचेज के लिए। इंपोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन का जो महत्व है, इंपोर्टेंस है, कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से कंज्यूमर की अवेयरनेस, ऑर्गेनाइजिंग कंज्यूमर, प्रोटेक्शन अगेंस्ट मेल प्रैक्टिस ऑफ द सेलर्स। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका इंपोर्टेंस है लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, मॉरल जस्टिफिकेशन, गवर्नमेंट इंटरवेंशन। सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से ह्यूमन वेलफेयर, ग्रोथ एंड सोशल जस्टिस, मॉरल जस्टिफिकेशन, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, एथिकल ऑब्लिगेशन, पब्लिक सपोर्ट। वेज एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन के तौर तरीके, सेल्फ रेगुलेशन करके, बिजनेस एसोसिएशन से, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन से, कंज्यूमर अवेयरनेस से, एनजीओ के माध्यम से, गवर्नमेंट के माध्यम से। लीगल प्रोटेक्शन टू कंज्यूमर, सरकार के माध्यम से जो लीगल प्रोटेक्शन होती है वो एक्ट बना करके होती है और उसके बारे में बहुत सारे एक्ट बनाए गए हैं, जैसे कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग एक्ट 1937, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955, स्टैंडर्ड ऑफ वेट्स एंड मेजर्स एक्ट 1976, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1982, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट 1986, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 पहले था, अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 आ चुका है, इसको अपडेट कर लेंगे 2019। ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999, कंपटीशन एक्ट 2002, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। अब हालांकि नया एक्ट आ चुका है, लेकिन पुराने एक्ट के जो कुछ प्रावधान है उनके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जो है, इसको प्रेसिडेंट की जो असेंट मिली थी, सहमति, वो मिली थी 24 दिसंबर 1986 को। इसके 4 चैप्टर थे, जिनमें से चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 4 ये फोर्स में आ गए थे 15 अप्रैल 1987 से, और जो चैप्टर 3 था ये फोर्स में आया था 1 जुलाई 1987 से। मेन ऑब्जेक्ट इस एक्ट का था प्रोटेक्शन देना कंज्यूमर को। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 ये फोर्स में आया 20 जुलाई 2020 से। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 जो 2019 का नंबर 35 है, ये एक्ट, इसको प्रेसिडेंट की जो असेंट मिली, सहमति मिली, वो मिली 9 अगस्त 2019 को, और ये फोर्स में आया 20 जुलाई 2020 से। ये एक एक्ट है जो प्रोटेक्शन देता है कंज्यूमर के इंटरेस्ट को। ये एक्ट अप्लाई होता है सभी टाइप की गुड्स और सर्विसेज पे। अब इस एक्ट के तहत कौन कंप्लेन कर सकता है? इस एक्ट के तहत कंप्लेन कर सकता है स्वयं कंज्यूमर। इस एक्ट के तहत कंप्लेन कर सकता है कोई वॉलेंट्री कंज्यूमर एसोसिएशन, इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, इसके अलावा सेंट्रल अथॉरिटी, इसके अलावा वन और मोर कंज्यूमर्स, इसके अलावा अगर कंज्यूमर की डेथ हो जाती है तो उसके कानूनी वारिस, इसके अलावा इन केस ऑफ कंज्यूमर बीइंग ए माइनर, अगर कंज्यूमर माइनर है तो उसके पेरेंट या उसके लीगल गार्जियन ये शिकायत कर सकते हैं। अब एक कंप्लेन कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट होम, शिकायत किसके खिलाफ की जा सकती है? शिकायत की जा सकती है उस बिजनेसमैन के अगेंस्ट जो इन्वॉल्व है अनफेयर या रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस में। ये प्रोड्यूसर भी हो सकता है, ये सेलर भी हो सकता है। हु कैन बी ए कंज्यूमर, कंज्यूमर कौन हो सकता है? कंज्यूमर हो सकता है एक पर्सन जो गुड्स को या सर्विसेज को खरीदता है कंसीडरेशन से, यानी कि पैसे दे करके जो खरीदता है, और जो गुड्स का यूज करता है खरीदने वाले के अप्रूवल से। ऐसे ही सर्विसेज को कंसीडरेशन यानी कि मूल्य दे करके जो खरीदता है वो कंज्यूमर है, और जो उन सर्विसेज का बेनिफिशियरी यूज करता है खरीदने वाले के अप्रूवल के माध्यम से, यानी कि गुड्स को खरीदने वाला, सर्विसेज को खरीदने वाला, गुड्स को यूज करने वाला खरीदने वाले की परमिशन से, सर्विसेज को यूज करने वाला खरीदने वाले की परमिशन से। तो ये 4 केसेज हैं जो व्यक्ति कंज्यूमर हो सकते हैं। अब कौन कंज्यूमर नहीं हो सकता है? ये पर्सन, एक ऐसा पर्सन जो गुड्स प्राप्त करता है रीसेल करने के लिए, तो वो कंज्यूमर नहीं हो सकता है, यानी कि जो अपने बिजनेस के लिए खरीद रहा है। दूसरा, जो किसी कमर्शियल पर्पज के लिए गुड्स खरीदता है वो भी कंज्यूमर नहीं हो सकता है, या जो अवेल करता है ऐसी सर्विस किसी कमर्शियल पर्पज के लिए, वो लोग कंज्यूमर नहीं हो सकते हैं। अब बात आती है कि इस पर्पज के लिए जो इस क्लॉज में कमर्शियल पर्पज है, इसका मतलब क्या है? कमर्शियल पर्पज का मतलब होता है कि अपनी किसी कमर्शियल एक्टिविटी के लिए, बट इस कमर्शियल पर्पज में शामिल नहीं होगी ये एक्टिविटी। जैसे
अगर कोई पर्सन यूज करता है सामान खरीद करके एक्सक्लूसिवली अपनी अर्निंग लाइवलीहुड के लिए, यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, अगर कोई व्यक्ति सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए सामान खरीदता है और उसका यूज करता है तो उसको यहां पे कॉमर्शियल पर्पज नहीं माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक कंपनी ऑटो रिक्शा खरीदती है 100 या 200 और उनका वो यूज करती है अपने किसी बिजनेस में, या कार खरीदती है और उनको वो ट्रांसपोर्ट में लगा देती है, तो वो कमर्शियल पर्पज माना जाएगा। लेकिन एक व्यक्ति कोई ड्राइवर है सिंगल और वो एक टैक्सी खरीदता, कार खरीदता है और वो स्वरोजगार के लिए टैक्सी को चलाता है जिससे वो अपनी आजीविका चला रहा है, तो यहाँ पे उस पर्सन ने क्योंकि आजीविका चलाने के लिए वो टैक्सी खरीदी है, वो ऑटो खरीदा है, तो उसकी खरीद को कमर्शियल पर्पज की खरीद नहीं माना जाएगा और इस एक्ट के तहत उसको कंज्यूमर माना जा सकता है। इसके अलावा बाइज एनी गुड्स या हायर और अवेल एनी सर्विस, इसको जो इस क्लॉज में पर्पज है या इसका जो मीनिंग है वो ये है कि चाहे ऑफलाइन खरीद हो, चाहे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन खरीद हो, चाहे टेली शॉपिंग हो, चाहे डायरेक्ट सेलिंग हो, चाहे मल्टी लेवल मार्केटिंग हो, उसको बाई और सेल ही माना जाएगा। अब है कंज्यूमर राइट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत 6 राइट दिए गए कंज्यूमर्स को, जो इस तरीके से हैं: राइट टू बी प्रोटेक्टेड, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू बी अश्योर, राइट टू बी हर्ड, राइट टू सीक रेड्रेसल, राइट टू कंज्यूमर अवेयरनेस। राइट टू कंज्यूमर अवेयरनेस को राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन भी बोलते हैं और राइट टू बी अश्योर को राइट टू चूज भी बोलते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट एक सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल बनाएगी इस एक्ट को लागू करने के लिए। इसके मिनिस्टर इंचार्ज जो होंगे वो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के जो मिनिस्टर होंगे वही इसके चेयरपर्सन होंगे। स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, जैसे सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल है वैसे ही स्टेट लेवल पे स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल होगी। ये हर एक स्टेट इस्टेब्लिश करेगा अपने यहाँ पे, और जो इसके चेयरपर्सन होंगे वो उस पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट के कंज्यूमर अफेयर्स के जो मिनिस्टर होंगे वो होंगे। ऐसे ही डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, एक स्टेट अपने डिस्ट्रिक्ट में भी बनाएगा एक डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, और उसके जो हेड होंगे वो उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के जो कलेक्टर होंगे वो होंगे। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनाएगी जो इस एक्ट के लिए रेगुलेटरी बॉडी का काम करेगी। डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन, जो 3 टियर सिस्टम है वो अब भी है, और पुराने एक्ट में ये व्यवस्था नहीं थी काउंसिल्स की जो इस बार है, काउंसिल की और अथॉरिटी की। बाकी जो 3 टियर सिस्टम था वो अभी भी है, डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन। यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन है उसको अब डिस्ट्रिक्ट कमीशन के नाम से जाना जाता है, और जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन है वो हर एक स्टेट गवर्नमेंट अपने हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक बनाएगी, और रिक्वायरमेंट हो तो एक से दो भी बना सकती है, मतलब एक से ज्यादा बना सकती है। हर एक डिस्ट्रिक्ट कमीशन में एक प्रेसिडेंट होगा और कम से कम 2 या ज्यादा से ज्यादा जितने प्रेस्क्राइब किए जाएं सेंट्रल गवर्नमेंट की कंसल्टेशन के साथ इतने मेंबर होंगे। तो कम से कम एक प्रेसिडेंट और कम से कम 2 मेंबर जरूर होंगे। इसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन है उसमें ऐसे मामलों की सुनवाई होगी जिनकी कीमत 50 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होगी, यानी कि 50 लाख तक के जो मसले हैं वो डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाएंगे। स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन, जिसको स्टेट कमीशन के नाम से जाना जाएगा, इसमें एक प्रेसिडेंट होंगे और नॉट लेस देन 4 यानी कि कम से कम 4 मेंबर होंगे, ज्यादा से ज्यादा जो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ प्रेस्क्राइब किए जाए सेंट्रल गवर्नमेंट की कंसल्टेशन के माध्यम से। तो मिनिमम जो होंगे वो एक प्रेसिडेंट और 4 मेंबर होंगे। स्टेट कमीशन का जो ज्यूरिस्डिक्शन होगा, जो दायरा होगा, वो होगा 50 लाख रुपए से ऊपर के मसले, और जो 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होने चाहिए, यानी कि 2 करोड़ तक के मसले यहाँ पे स्टेट कमीशन में उनकी सुनवाई होगी। नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन, इसको नेशनल कमीशन के नाम से जाना जाएगा, और इसमें एक प्रेसिडेंट और कम से कम 4 सदस्य या ज्यादा से ज्यादा जो प्रेस्क्राइब किए जाएं उतने होंगे। तो मिनिमम 4 होंगे मेंबर और एक प्रेसिडेंट। नेशनल कमीशन का जो ज्यूरिस्डिक्शन है, जो क्षेत्र होगा, वो वहां पे होगा जब कीमत 2 करोड़ से ऊपर होगी सामान की। कोई भी पर्सन जो नेशनल कमीशन के जो फैसला है अगर उससे संतुष्ट नहीं है तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है
30 दिन के अंदर। ये चेन वैसे ही है, अगर डिस्ट्रिक्ट के फैसले से कोई संतुष्ट नहीं है तो वो स्टेट कमीशन आ सकता है, स्टेट कमीशन से खुश नहीं है तो वो नेशनल कमीशन आ सकता है, और नेशनल कमीशन के फैसले से संतुष्ट नहीं है तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। उससे आगे फिर वो कोई अथॉरिटी नहीं है जिसके पास वो जा पाएगा। कंज्यूमर मीडिएशन सेल, नए एक्ट में कंज्यूमर मीडिएशन सेल की भी व्यवस्था की गई है। जो स्टेट गवर्नमेंट है वो स्टेट लेवल पे एक कंज्यूमर मीडिएशन सेल बनाएगी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और स्टेट लेवल पे। वैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट नेशनल लेवल पे कंज्यूमर मीडिएशन सेल बनाएगी। प्रोडक्ट लायबिलिटी एक्शन, प्रोडक्ट लायबिलिटी एक्शन है कि एक प्रोडक्ट जिससे नुकसान हुआ है किसी पर्सन को, तो वो कंप्लेन कर सकता है मैन्युफैक्चरर के खिलाफ, और वो लायबिलिटी की डिमांड कर सकता है जो उसको नुकसान हुआ है उसके लिए। प्रोडक्ट लायबिलिटी एक्शन को यूज में नहीं लाया जा सकता है अगर प्रोडक्ट को मिसयूज किया गया है, ऑल्टर किया गया है या मॉडिफाई किया गया है, तो जो कंज्यूमर को लॉस है उसके लिए वो प्रोडक्ट लायबिलिटी एक्शन को यूज नहीं कर सकता है। यानी कि वो प्रोडक्ट की लायबिलिटी एक्शन को यूज कर सकता है, मतलब अपना हर्जाना मांग सकता है अगर उसने ऐसा कुछ नहीं किया है, केवल तब। रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर की भी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एक्ट के द्वारा। वो है स्टैंडर्ड गुड्स खरीदना, क्वालिटी पे कोई कंप्रोमाइज नहीं करना, रिसिप्ट जरूर लेना, गारंटी वारंटी कार्ड प्राप्त करना, जो रिस्क है प्रोडक्ट या सर्विस के साथ उनकी जानकारी लेना, लेबल को केयरफुली पढ़ना, अपनी डीलिंग में ऑनेस्ट होना, केवल लीगल गुड्स को खरीदना, अपने राइट्स के प्रति अवेयर होना और राइट्स को एक्सरसाइज करना, कंप्लेंट फाइल करना अगर कोई जेन्युइन ग्रीवेंस है। इसके अलावा कंज्यूमर सोसाइटीज बनाना। रीमेडीज अवेलेबल, एक्ट के तहत जो रीमेडी अवेलेबल है कंज्यूमर को, जिस कंज्यूमर के साथ कोई धोखा हुआ है, फ्रॉड हुआ है, उसके साथ है, उसको जो रीमेडी अवेलेबल है, डिफेक्ट का रिमूवल हो सकता है, गुड्स को रिप्लेस किया जा सकता है, प्राइस रिफंड हो सकता है, कंपनसेशन मिल सकता है, डेफिशिएंसी को दूर कराया जा सकता है, और अनफेयर या रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस जिससे उसको हानि हुई है उसको डिसकंटिन्यू कराया जा सकता है। स्कोप ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का जो स्कोप है वो है, यानी कि ये एप्लीकेबल है हर तरह की अंडरटेकिंग पे, चाहे बिग है या स्मॉल है, प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर या कोऑपरेटिव सेक्टर, सभी पे लागू है। मैन्युफैक्चरर या ट्रेडर सब इसके दायरे में आते हैं। गुड्स की और सर्विसेज की सप्लाई सब इसके दायरे में आती है। अब है कंज्यूमर अवेयरनेस, कंज्यूमर अवेयरनेस एक विचार है जिसमें कंज्यूमर को अपने राइट्स और रेस्पॉन्सिबिलिटी के प्रति अवेयर होना चाहिए। इसके बारे में रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, कुछ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन हैं और एनजीओज हैं जो कंज्यूमर अवेयरनेस का काम करती हैं। ये एजुकेट करती हैं कंज्यूमर्स को, ये डेटा कलेक्ट करती हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन से रिलेटेड, ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को हेल्प करती हैं, ये प्रमोट करती हैं कंज्यूमर एसोसिएशन के नेटवर्क को, ये एक्सटेंड करती हैं गवर्नमेंट के सपोर्ट को। एनजीओज, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, ऐसी संस्थाएं होती हैं जो नॉन प्रॉफिट कॉन्सेप्ट पे काम करती हैं, और इनके एग्जाम्पल्स हैं बहुत सारी इंडिया में ऐसी संस्थाएं हैं, जैसे कॉमन कॉज न्यू दिल्ली, मुंबई ग्राहक पंचायत मुंबई। क्वालिटी मार्क्स, क्वालिटी मार्क्स ऐसे मार्क्स होते हैं जिनको हम किसी प्रोडक्ट पे देख के इंश्योर हो सकते हैं कि इसकी क्वालिटी अच्छी होगी। ये मार्क्स में जो प्रमुख मार्क्स हैं वो है ISI, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट के माध्यम से जो मार्क्स मिलता है। अब BIS ये काम करता है इन मार्क्स को अलाउ करने का। ISI का जो मार्क है ये ISI का मार्क्स है, और ये आवश्यक होता है जिन गुड्स पे वो है इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, LPG सिलेंडर, बैटरी, ऑयल प्रेशर स्टोव, ऑटोमोबाइल एक्सेसरीज, मेडिकल इक्विपमेंट, स्टील प्रोडक्ट और बहुत सारे प्रोडक्ट इसमें आ जाते हैं। FPO का ये मार्क्स है, ये रिक्वायर्ड होता है फ्रूट प्रोडक्ट्स पे जो इंडिया में बेचे जाते हैं, पैकेज्ड फ्रूट बेवरेज पे, फ्रूट जेम्स, क्रश, स्क्वैश, पिकल्स, डिहाइड्रेटेड फ्रूट प्रोडक्ट, फ्रूट एक्सट्रैक्ट। BIS हॉलमार्क, BIS हॉलमार्क जो है वो गोल्ड पे रिक्वायर होता है 2000 से, और 2005 से सिल्वर ज्वेलरी पे भी कंपलसरी है। ये BIS हॉलमार्क है। एग मार्क, यह एग मार्क है, और ये होना चाहिए पल्सेस पे, सीरियल्स पे, एसेंशियल ऑयल्स पे, वेजिटेबल ऑयल्स पे, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स पे, सेमी प्रोसेस्ड प्रोडक्ट पे। इको मार्क, यह इको मार्क है, और ये होना चाहिए सोप्स एंड डिटर्जेंट पे, पेंट्स पे, पेपर पे, प्लास्टिक पे, कॉस्मेटिक पे, टेक्सटाइल, बैटरीज, वुड सब्सटीट्यूट, प्रोपेलेंट्स, एरोसॉल्स, फूड आइटम्स। इसके अलावा यह वूल मार्क है, और ये होना चाहिए ऐसे प्रोडक्ट जिनमें वूल का यूज होता है। तो ये था आज का लेक्चर, और ये लास्ट लेक्चर था PG2 कॉमर्स के लिए।
केंद्रीय विद्यालय एग्जाम के लिए। इसी के साथ आप सबको शुभकामनाएं केंद्रीय विद्यालय संगठन के एग्जाम की। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फर्दर एग्जाम्स में भी आपकी हेल्प करेगा। कॉमर्स से रिलेटेड कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं